अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1991 से 1995। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1991। विधर्मी भगवान बनने के लिए हेलियन जू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती फटने वाली थी। वह तब भी इतना क्रोधित नहीं हुआ था जब जुआई लियानचिंग और जिमिन क्यूई उसके चेहरे पर कूद रहे थे। तुमने मेरे साम्राज्य को कुछ सम्मान दिलाया, चाहे वह कितना भी अस्थायी क्यों न हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। हेलियन जू ने एकदम सही बहाना बनाया जब उसने अपने दिल में उमड़ती ऊर्जा को कम कर दिया। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें मारने नहीं जा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि किलिन पूजा गठबंधन नहीं करेगा। मुझे उकसाने के बजाय तुम्हें उस कब्र से बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए जो तुमने अपने लिए खो दी है। अब मेरे सामने से हट जाओ और यह विचार भी मत सोचना कि हेलियन साम्राज्य तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश करेगा। मैंने पहले ही आपको क्विलिन वर्शिप एलायंस में न ले जाकर अपनी सबसे बड़ी दया दिखाई है। ताली ताली ताली। युन चे ने ताली बजाते हुए जोर से प्रशंसा की, जैसा कि महामहिम से अपेक्षा थी। आपने अब तक जो कुछ भी कहा है वह मेरी अपेक्षाओं से थोड़ा भी अधिक नहीं है। हालांकि आपको मेरी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार किलिन वर्शिप अलायंस और 3 संप्रदाय किसी खास व्यक्ति जितने मूर्ख नहीं है। मुझे अत्यधिक संदेह है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति की जांच करने से पहले मुझे छूने की हिम्मत करेंगे जिसने बिना किसी खरोंच के उनकी तथाकथित प्रतिभा को पूरी तरह से हरा दिया। युन चे वस्तुतः कुछ दिन पहले तक इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं था, इसलिए किलिन पूजा गठबंधन और 3 संप्रदायों के प्रयासों का विफलता में समाप्त होना तय था। स्वाभाविक रूप से इससे वे उससे और भी सावधान हो जाएंगे। यदि हेलियन जू 2 और 2 को एक साथ रख सकता है, तो निश्चित रूप से वे भी ऐसा कर सकते हैं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इसके अलावा किलिन एबिस सम्मेलन निकट है और किलिन वर्शिप एलायंस आपके राजवंश के खत्म होते ही उसे बदलने की योजना बना रहा है। इस बात की बहुत कम संभावना है कि वे ऐसे संवेदनशील समय में कुछ शुरू करेंगे। वास्तव में यू चे खतरनाक ढंग से मुस्कुराया। जब वे मेरी जांच करेंगे तो संभवतः वे मुझे भर्ती करने का प्रयास करेंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस पर हेलियन जू का मुंह स्पष्ट रूप से हिल गया। इसी समय बाहर जोर से हवा चल रही थी। अगले ही पल एक लंबा मांसल आदमी और शाही रक्षकों का एक झुंड मुख्य हॉल में घुस गया। ये हेलियन साम्राज्य का राजकुमार हेलियन लिंगलांग था। पिता लिंगझू। वह हेलियन जुए और हेलियन लिंगझू के पास उतरे और चिंतित स्वर में उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, क्या आप ठीक है? माफी चाहता हूँ, मुझे देरी हो गई। जैसे ही मैंने सुना कि कोई महल में घुस आया है, मैं आ गया। यू चे ने व्यंग्य किया। जुआई लियानचिंग और जिमिन क्यूई ने जब अपने आगमन की घोषणा की तो वे कुछ भी नहीं बल्कि अस्पष्ट थे, और ऐसा कोई मौका नहीं था कि क्राउन प्रिंस ने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना था। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उस गंदगी के टुकड़े ने खुद को तब तक छुपाया था जब तक कि दोनों भाग नहीं गए। वह वास्तव में हेलियन जू का बेटा था। यह एक शाब्दिक चमत्कार था जिसे सदियों पहले हेलियन को नष्ट नहीं किया गया था। अब सब कुछ ठीक है भाई, हेलियन लिंगजू ने लापरवाही से कहा। यहाँ तक कि दयालु महिला भी ये दिखावा करने की जहमत नहीं उठा सकती थी कि उसका मतलब उसकी सांत्वना से था। इससे पता चलता है कि वह अपने भाई के बारे में कितना कम सोचती थी। अच्छा, जब हेलियन लिंगलैंग ने अचानक यू चे को देखा तो उसने राहत की लंबी सांस ली। उसकी गहन आभा को करीब से देखने के बाद उसने कठोर चेहरा बनाया और पूछा, तुम कौन हो? यू चे ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उदासीनता से कहा, चूंकि सम्राट अपने साम्राज्य में मेरा स्वागत नहीं करता है, इसलिए अब और रहना मेरे लिए धृष्टता होगी। शुक्र है, मैंने पहली राजकुमारी के एहसान का एक अंश भी चुका दिया है। ध्यान रखना, कहने से पहले उन्होंने हेलियन लिंगझू पर एक लंबी नजर डाली। फिर वह घूमा और धीरे धीरे बाहर की ओर चला गया। यू चे
हेलियन लिंगजू ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन वह पहले की तरह उसका नाम पुकारने के बजाय बड़बड़ा रही थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। युन चे अचानक अपने ट्रैक में रुके और कहा, चरित्र जू का अर्थ है एक अधूरा जैद। मुझे यकीन है कि यह आपके वरिष्ठ ही थे जो ये नाम लेकर आए थे और वे सूक्ष्मता से आपको ऐसा न करने की चेतावनी दे रहे थे। अपने सिंहासन पर अत्यधिक सुरक्षित रहो, और चंद्रमा भी समय समय पर घटता बढ़ता रहता है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से आपके आचरण के तरीके के विपरीत है। इसके बजाय मैं सुझाव दूंगा कि आप अपना नाम बदलकर फनुओ रख लें, जिसका अर्थ है एक वादा जो अनंत काल तक रहेगा। कौन जानता है, परिवर्तन वास्तव में आप हेलियो को बचा सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि आप आने वाले अनंत काल तक टिके रहेंगे। हे है। बाद में एक ठंडी मुस्कान के साथ यूचे अंततः मुख्य हॉल से निकल गई और आकाश में उड़ गई। अपने बारे में तुम क्या सोचते हो? हेलियन लिंगलांग गुस्से में फूट पड़े, तुम्हारी मेरे पिता के नाम की आलोचना करने की हिम्मत कैसे हुई? पुरुष चुप रहो, हेलियन जू ने गुस्से में चिल्लाकर उसकी बात काट दी। यह इतना आश्चर्य की बात थी कि हेलियन लिंगलांग ने जल्दी से अपना सिर झुका लिया और बहुत देर तक कुछ नहीं कह सका। हेलियन लिंगजू की निगाहें यू चे की पीठ का पीछा करती रहीं। जब तक वह उसकी आंखों से पूरी तरह ओझल नहीं हो जाता, वह अपनी ओर नहीं देखती थी। काफी समय बाद उसने अपने होंठ काटे, जैसे कि उसने उसका पीछा करने से पहले आखिरकार अपना मन बना लिया हो। हैरानी की बात यह है कि इस बार हेलियन जू ने उसे नहीं रोका। हम जैसे ही उसने अपना दिल पकड़ा, वह धीरे धीरे नीचे गिर गया। अब तक वह बेहोश होने की कगार पर था। उनके स्वभाव को देखते हुए यह एक चमत्कार था जिसे वह अब तक कायम रखने में कामयाब रहे। हेलियन लिंगलांग ने झट से उनका समर्थन किया। फुनवो, वह बुदबुदाया और दूर तक घूरता रहा। वह वास्तव में युन चे द्वारा छोड़े गए नाम पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा था। एक वादा जो अनंत काल तक रहेगा, एक अधूरा जैद। क्या मेरे दिए गए नाम ने वास्तव में हेलियन की किस्मत बदल दी? पीछे मो कैंगइंग इस भद्दे व्यवहार को और बर्दाश्त नहीं कर सके और भावहीन होकर बोले, आप दो शब्द इधर उधर क्यों नहीं कर देते महामहिम? फू नुओ से नुओ फू काय। जब हेलियन ज्यू ने अंततः संबंध बनाया तो उसकी आंखें छलक उठी। जिस ऊर्जा को उसने अब तक बमुश्किल दबाया था, वह टूटे हुए बांध की तरह तुरंत उसके दिल में भर गई। पवेक, उसने खून की एक और धार उगल दी और अंततः बेहोश हो गया। जैसे ही युन चे शाही महल से उड़ गया, हर जगह पीला और भूरा रंग था। वह अभी भी गहरी धूल से अभ्यस्त नहीं हुआ था, लेकिन असहज चिपचिपा एहसास घंटे दर घंटे कम होता जा रहा था। जहां तक इसके अदृश्य भ्रष्टाचार की बात है, वह अब इसे बमुश्किल महसूस कर सकता है। किलीन रसातल क्षेत्र, किलीन भगवान क्षेत्र, दोनों क्षेत्र ऐसे स्थान थे जहां संपूर्ण रसातल का पृथ्वी तत्व सबसे अधिक सक्रिय था। ये लगभग नियति जैसा था, या शायद ये नियति थी। उसके मन में इस समय अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। जब विधर्मी भगवान ने पृथ्वी विधर्मी भगवान बीज को रसातल में फेंक दिया था, तो क्या ये वास्तव में सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी संपूर्ण विधर्मी भगवान गहन नसों का मालिक हो और प्रारंभिक अराजकता को अधिभारित करे? यह अंधेरे तत्व के साथ उसकी असाधारण आत्मीयता के कारण था कि स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट ने देखा कि रसातल में कुछ गड़बड़ थी। जहां तक विधर्मी ईश्वर की बात है, प्रकाश को छोड़कर सभी तत्वों जल, अग्नि, गरज, हवा, पृथ्वी और अंधेरे के साथ उसका असामान्य आकर्षण था। बेशक उसकी गहरी आत्मीयता हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट से कमतर होनी चाहिए, लेकिन अगर उसने वास्तव में इसके बारे में सोचा, तो संभावना है कि वह नोटिस करेगा कि एबिस के साथ कुछ गलत था। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट की तुलना में कहीं अधिक होना चाहिए। वह रसातल की जांच नहीं कर सका, भले ही उसने बहुत समय पहले रसातल के परिवर्तन को देखा हो। आखिरकार स्वर्ग पर हमला करने वाला शैतान सम्राट भी इसे नीचे नहीं गिरा सका। उस मामले में क्या उसने विधर्मी परमेश्वर के वंश को रसातल में फेंक दिया? क्योंकि यहीं पर यूचे के विचार समाप्त हो गए, क्योंकि उसके पास लगभग समय नहीं था।
वह अपनी सांसों में बुदबुदाया। 3, 2, 1। यंग मास्टर यू चे। हेलियन लिंगजू की तत्काल चीख पीछे से आई। जब युन चे रुका तो हेलियन लिंगजू ने पहले ही उसे पकड़ लिया था। वह तत्परता से थोड़ी लाल दिख रही थी। क्या आप मुझे विदा करने आई हैं, प्रथम राजकुमारी? यू चे ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी अपना सिर हिलाने या सिर हिलाने के बजाय हेलियन लिंगजू ने अपने ही सवाल का जवाब दिया, क्या आप सच में जाने वाले हैं? बेशक, युन चे ने उत्तर दिया। सरल शब्दों में कहें तो मैंने तुम्हारे पिता को गंभीर रूप से नाराज किया है। मैंने जो किया उसके लिए कोई भी अन्य सम्राट मुझे कैद कर लेता या मार डालता। स्वाभाविक रूप से मैं अब और नहीं रुक सकता। इसके बारे में बोलते हुए, क्या आप अपने पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने के लिए मुझे दोषी मानते हैं, प्रथम राजकुमारी? हेलियन लिंगजू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिला दिया। मैं किसी से भी बेहतर जानता हूं कि मेरे पिता क्या हैं। आपके शब्द अपमानजनक थे, लेकिन सत्य भी थे। यदि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति होता जो उसे शुरू में ही सही काम करने के लिए मजबूर कर सके, तो शायद हम ऐसा नहीं कर पाते। उसकी आवाज उदास हो गई और यू चे की आंखों में सहानुभूति का भाव झलकने लगा। उस समय आपके अंतहीन कोहरे की यात्रा करने का कारण, क्या ये किलिन एबिस सम्मेलन के कारण था? हाँ, हेलियन लिंगजू ने सिर हिलाया। किलिंग गॉड ड्रीम उन सभी गहन अभ्यासकर्ताओं के लिए साधना, सफलता और अवसर का अभयारण्य है जो पृथ्वी की गहन कलाओं की खेती करते हैं। ये वर्तमान और भावी पीढ़ियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय हेलियन साम्राज्य किलिन एबिस क्षेत्र का निर्विवाद शासक था। शाही परिवार को ही ये तय करना था कि किलिंग गॉड दायरे में कौन प्रवेश करेगा और कौन नहीं। ये वे संप्रदाय थे जिन्हें शाही परिवार का पक्ष लेने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना पड़ता था ताकि उनके उत्कृष्ट कनिष्ठों को प्रवेश मिल सके। वे गौरवशाली दिन बहुत पहले ही बीत चुके थे और पहुंच से परे थे। बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय, थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय और फियरी सैंड संप्रदाय के सत्ता में आने के बाद हेलियन साम्राज्य ने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से किलिंग गॉड दायरे पर अपना पूर्ण नियंत्रण खो दिया। इस तरह किलिन एबिस सम्मेलन की शुरुआत हुई। किलिन एबिस सम्मेलन का उद्देश्य ये तय करना था कि किलिंग गॉड दायरे को 4 गुटों में कैसे विभाजित किया गया था। रैंकिंग तय करती है कि एक गुट को किलिंग गॉड दायरे में भेजने के लिए कितने लोगों को मिलता है, और प्रतिभागी 600 साल से कम उम्र के जूनियर थे। युन चे ने सीधे कहा, हेलियन साम्राज्य पिछली कुछ पीढ़ियों के लिए अंतिम स्थान पर रहा होगा। आप सही हैं। हेलियन लिंगजू का दुख गहरा गया। जब सिंहासन मेरे पिता को सौंपा गया तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने साम्राज्य के भाग्य को बदलने के लिए पूरी तरह से हार मान ली हो। उन्होंने सुधार के सभी प्रयासों को पूरी तरह से बंद कर दिया और केवल सहजता और आराम की तलाश की। कोई कह सकता है कि वह तीनों संप्रदाय के गुरुओं के सामने चूहे की तरह था। फिर मो बायचेन हुआ और वह पहले से कहीं अधिक निराश हो गया। चाहे तीनों संप्रदायों ने उनकी कैसी भी परीक्षा ली हो, उनकी एकमात्र प्रतिक्रिया सहिष्णुता और अधिक सहिष्णुता थी। भले ही उन्होंने अपनी सीमा पार कर ली हो, उन्होंने केवल उनकी पीठ पीछे उनकी आलोचना करने का साहस किया। संपूर्ण क्षेत्र का स्वामी होने से लेकर दुनिया के एक छोटे से कोने से संतुष्ट होने तक, ये दुखद और घृणित दोनों था। हेलियन लिंगजू ने आगे कहा, हाल ही में किलिन उपासना गठबंधन मजबूत और मजबूत होता जा रहा था, और उन्होंने मेरे पिता को कई बार सलाह दी थी कि यदि कोई नया प्रमुख गुट आता है तो हेलियन साम्राज्य पूरी तरह से किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करने का अधिकार खो सकता है। सत्ता में वृद्धि, यदि ऐसा हुआ तो हेलियन साम्राज्य अपना भविष्य स्थायी रूप से खो देगा। हालांकि मेरे पिता ने कहा कि किलिन वर्शिप एलायंस केवल धर्म पर केंद्रित है, महत्वाकांक्षा पर नहीं। अगर वे सत्ता में आ भी गए और खतरा बन गए, तो भी तीनों संप्रदाय उनके लिए गंदा काम करेंगे। उनका कारण ये था कि तीनों संप्रदाय 5वें गुट को किलिन ईश्वर क्षेत्र पर अपने नियंत्रण में रखने को और भी कम बर्दाश्त करेंगे। मेरे पिता हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। वह हमेशा आराम और स्थिरता चाहता है, और वह हमेशा पहल दूसरे के हाथों में छोड़ देता है। इससे भी बदतर, जब जीवन भर का अवसर वास्तव में उसकी झोली में गिर गया,
तो उसने पुरुषों को मो बाइचेन की पत्नी और बेटियों की रक्षा करना बंद करने का आदेश दिया और दावा किया कि साम्राज्य सेट नहीं हो सकता। एक बुरी मिसाल कबूल करते समय उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। युनचे के प्रति उसकी सच्ची भावनाएं, उन सभी के लिए उसे कबूल करने की इतनी तीव्र इच्छा कभी महसूस नहीं हुई थी, तब भी जब वह मो कैंगेंग का सामना कर रही थी, जिस वरिष्ठ भाई पर वह भरोसा करती थी और जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। वास्तव में मैंने 1 महीने पहले खबर सुनी थी कि किलिन वर्शिप एलायंस किलिन एबिस सम्मेलन में शामिल हो सकता है। हालांकि मेरे पिता ने मुझ पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, यही कारण बताते हुए कि जब हम कर सकते थे तो हमने किलिन वर्शिप अलायंस को नहीं हराया। मेरा भाई युवराज आमतौर पर वही करता है जो मेरे पिता कहते हैं, इसलिए एकमात्र चीज जो मैं कर सकता था वह थी सफलता हासिल करना। यदि किलिन वर्शिप अलायंस किलिन एबिस सम्मेलन में शामिल हुआ और यदि मैं एक दिव्य गुरु बनने में सफल हुआ तो सबसे खराब स्थिति को रोका जा सकता था, या इसलिए मैंने सोचा। उसके गालों पर आंसू खुलकर बहने लगे। लेकिन वास्तविकता ऐसी थी, जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना बदतर। मैं सचमुच अब हेलियन साम्राज्य का भविष्य नहीं देख सकता। वह थकी हुई थी। उसने अपने देश को बचाने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी, लेकिन चाहे उसने कुछ भी किया हो, हालात बदतर ही होते गए। युनचे ने अपना हाथ उठाया और अपने गालों पर मौजूद आंसुओं को हल्की सी लाल लौ से वाष्पित कर दिया। उसकी निराशा के बावजूद इसकी गर्माहट उसके कड़वे ठंडे दिल में समा गई। युनचे ने मुस्कुराते हुए कहा, परिणाम उतना बुरा नहीं हो सकता जितना आप सोचते हैं। युनचे ने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम आपको किलिन एबिस कॉन्फ्रेंस को छोड़ने की जरूरत नहीं है जैसा कि आपके दुश्मन मांग करते हैं। आश्चर्यचकित हेलियन लिंगजू ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या वास्तव में कोई आशा है? किलिन वर्शिप एलायंस वैसा नवोदित नहीं है जैसा हमने सोचा था कि वे होंगे। वे एक महान शक्ति हैं जो 3 संप्रदायों को भी अपनी इच्छा के अधीन कर सकते हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस किलिन एबिस सम्मेलन का गवाह बनने वाला एबिसल नाइट भी किलिन वर्शिप एलायंस से है। मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि हम ऐसा कर सकते हैं, इससे बदले। उसने हेलियन लिंगजू की आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हेलियन लिंगजू ने अपनी स्पष्ट दर्पण जैसी आंखों का सामना किया और बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। बेशक उस स्थिति में मैं चाहता हूं कि आप अपने पिता को क्विलिन एबिस सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करें। उसके बाद आप इसे मुझ पर छोड़ सकते हैं। युनचे गर्मजोशी से भरा हुआ और संयमित था। किसी ने नहीं सोचा था कि हेलियन साम्राज्य कोई चमत्कार कर सकता है, और फिर भी उसने इसे ऐसा बना दिया जैसे असंभव उसके लिए एक मामूली बात थी। हेलियन लिंगजू के होंठ अलग हो गए। एक पल के लिए वह कुछ भी नहीं कह सकी। बेशक मैं ये सिर्फ आपका एहसान चुकाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, युनचे ने ईमानदारी से कहा, मैं किलिन ईश्वर क्षेत्र में भी प्रवेश करना चाहूंगा। किलिंग गॉड दायरे का निर्माण स्वयं एबिसल सम्राट द्वारा किया गया था, और एक एबिसल नाइट पूरे समय किलिन एबिस सम्मेलन की देखरेख करेगा। उस जगह पर चोरी छिपे घुसने की कोशिश करना बेहद जोखिम भरा होगा। इसलिए किलिंग गॉड दायरे में उचित तरीके से प्रवेश करना संभवतः उसका एकमात्र व्यवहार्य विकल्प था। हेलियन लिंगजू ने यह नहीं पूछा कि युनचे किलिंग गॉड दायरे में क्यों प्रवेश करना चाहता था, या वह इसमें प्रवेश करने के हेलियन साम्राज्य के अधिकार की रक्षा कैसे करने जा रहा था। उसने बस उसकी आंखों से दूर देखा और फुसफुसाया, तुम्हारा ज़मीन क्यूई के साथ कोई झगड़ा नहीं है, और फिर भी तुमने उसे बहुत अपमानित किया था और उसे लगभग नष्ट कर दिया था। क्या तुमने सचमुच मुझे बदला चुकाने के लिए ऐसा किया? वह एक शाही राजकुमारी थी, और फिर भी जहां तक उसे याद है, वह कभी भी 3 संप्रदायों के सामने अपना सिर ऊंचा नहीं उठा सकती थी। ये हमेशा बार बार अपमान पर अपमान था। युनचे के सामने आने तक किसी ने भी, यहाँ तक कि उसके अपने पिता ने भी, इस तरह से उसका बचाव नहीं किया था। उद्धरण चिन्ह ... पूरी तरह से नहीं, युनचे ने उत्तर दिया। वे 3 शब्द ही अनंत कल्पना को जगाने वाले थे।
हेलियन लिंजू के दिल के अंदर एक अवर्णनीय खुशी खिल उठी और वह अपनी खुशी को अपने चेहरे पर दिखने से रोक नहीं सकी। आखिरकार जब वह अपनी भावनाओं पर काबू पाने में कामयाब हो गई, तो उसने यूचे के चेहरे की ओर देखा और बिना पलक झपकाए कहा, ठीक है, ठीक है, मैं अपने पिता का मन बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वह सुनने से इनकार करता है तो मैं अपने पूर्वज से बात करूंगा भी, आप अब और नहीं जाएंगे। ठीक है मम, यूचे ने सिर हिलाया। वास्तव में यूनचे के पास एक बैकअप योजना थी, भले ही हेलियन लिंजू अपने अनुनय में विफल रही। कुछ समय पहले उसने हेलियन ज्यू को बेरहमी से शर्मिंदा करने का एक कारण यह नहीं था कि वह उसे शर्मिंदा करना चाहता था। हेलियन ज्यू जैसा रीढ़हीन सम्राट उसके थूकने के लायक नहीं था, भले ही वह आधा भगवान था, बल्कि इसलिए कि वह उसे नाराज करना चाहता था। आदमी मो बाइचेन द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा हेलियन ज्यू के दिल को प्रभावित कर रही थी। स्वाभाविक रूप से सम्राट यथासंभव क्रोधित होने से बचना चाहता था। ज़्वाइलियन चेंग और जिमिन क्यूई ने उसके लिए उसका आधा काम किया था। चोट पर नमक छिड़कने के बाद यूचे बता सकता था कि वह पूरी तरह से नियंत्रण खोने की कगार पर था। मो बाइचेन की ऊर्जा को नियंत्रण में रखने के लिए उसे अपनी सारी शक्ति लगानी पड़ी। एन ओवल 1N उसे किनारे पर गिराने के लिए बस एक और धक्का ही काफी था, इसलिए उसने वैसा ही किया। उन्होंने जानबूझकर हेलियन ज्यू को फनुओ शब्द उपहार में दिया था। जब उसे शब्दों का सही अर्थ पता चला, तो वह लगभग निश्चित रूप से गुस्से से बेहोश हो गया था। जैसा कि यूनचे ने पहले व्यक्तिगत रूप से अपने दिल का निरीक्षण किया था, वह जानता था कि सम्राट बहुत अधिक उत्साह नहीं ले सकता था, और आज तो बस एक के बाद एक उत्साह था। उनके अनुमान के अनुसार आखिरी धक्का उन्हें मौत के कगार तक ले जाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अगर उसे इलाज नहीं मिला तो वह सचमुच मर जाएगा, और अपने सबसे हताश क्षण के दौरान वह किसकी तलाश करेगा। प्रारंभ में सम्राट ने उसे निर्विवाद रूप से अस्वीकार कर दिया था, लेकिन अब वास्तविक बातचीत हो सकती है। हेलियन लिंजू के जाने से पहले उसने यूचे के साथ ध्वनि प्रसारण का आदान प्रदान किया और उसे रहने के लिए जगह दी। ये वह बाहरी हॉल था जिसमें वह आमतौर पर शाही महल की सीमा के पास खेती करती थी। दूरी में मो कैंगिंग ऐसे लड़खड़ा रहा था मानो वह यूचे के पास जाकर कुछ कहना चाहता हो। हालांकि वह तुरंत अपने छिपने के स्थान पर चला गया और कई सांस लेने के बाद चुपचाप चला गया। यूनचे दूर हो गया और उसकी आंखों में गर्माहट और कोमलता बर्फ में बदल गई। रसातल में आए उसके बाद ये तीसरा दिन था। आने से पहले वह जो पहला कदम उठाने की योजना बना रहा था, वह उसकी अपेक्षा से पहले ही हासिल कर लिया गया था। किलीन ईश्वर क्षेत्र संभवतः वह स्थान था जहां वह संपूर्ण विधर्मी ईश्वर गहन शिराओं को प्राप्त कर सकता था और अंततः अपनी सीमाओं को तोड़ सकता था। यह मान लिया जाए कि सब कुछ ठीक रहा, तो वह सचमुच बन जाएगा इस युग के विधर्मी भगवान। एक सबटेक्स्ट, वास्तव में मैंने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि मदरफकज ने अप्रत्यक्ष रूप से मो बाइचेन को सतह पर ला दिया और हेलिंग को मार डाला, और जिसके बारे में बोलते हुए यह मत सोचिए कि मैंने आपके साम्राज्य के साथ काम पूरा कर लिया है। आपके पिता मर जाएंगे, आपका भाई मर जाएगा, मो कैंगिंग शायद वीरतापूर्ण मौत मरेंगे ताकि संदेह न बढ़े, और मैं आपके पूरे साम्राज्य को नियंत्रित करूंगा ताकि एक दिन मैं आपकी दुनिया को नष्ट कर सकूं। और आपको कभी एहसास भी नहीं होगा कि मैं इस पूरे समय आपके साथ छेड़छाड़ कर रहा हूं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1992। सम्मानित अतिथि, किलिन क्षेत्र, किलिन पूजा गठबंधन। आपकी चोटें इतनी गंभीर हैं कि आपके मांस और रक्त को फिर से तैयार करने की आवश्यकता होगी। शुक्र है, किलिंग गॉड ड्रीम का उद्घाटन अभी भी 3 सप्ताह दूर है, जो आपके ठीक होने और इसे बनाने के लिए पर्याप्त समय है। किलिंग गॉड क्षेत्र हर 600 साल में केवल एक बार खोला जाता है। जिमेन क्यूई की प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए इसे चुकना उनके और किलिन वर्शिप एलायंस के लिए एक बहुत बड़ी अपरिवर्तनीय क्षति होगी। वह कौन है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई? क्यूई, जिस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था उसका चेहरा कठोर था, आवाज गहरी थी और भय की स्वाभाविक आभा थी।
उनका बोला हर शब्द एक विशाल चट्टान की तरह था जो किसी के सीने पर दबाव बढ़ाता रहा। जिमेन बोयुन एक नव आरोही एबिसल नाइट था। उन्हें 982वां स्थान दिया गया और उन्हें इम्पेरिशेबल रॉक आउल नाम दिया गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जिमेन क्यूई अभी भी दर्द से चिल्ला रहा था, इसलिए जुआई लियानचेंग ने उसके लिए सवाल का जवाब दिया। सीनियर जिमेन, जिसने यंग मास्टर क्यूई को चोट पहुंचाई, उसे यूचे कहा जाता है। वह एक विनम्र रक्षक होने का दावा करता है, प्रथम राजकुमारी, लेकिन मुझे यकीन है कि वह शाही परिवार का हिस्सा नहीं है। किलिन वर्शिप एलायंस के एलायंस मास्टर जिमेन बोरोंग ने गुनगुनाते हुए कहा, अगर हेलियन ज्यू एक जोड़ी गेंदें उगाएगा तो मुझे आश्चर्य होगा। हर कोई जानता है कि हेलियन ज्यू कितना डरपोक था। जब तक आप उसकी जान को खतरा नहीं उठाते, वह ऐसा आदमी था जो चेहरे पर मुक्का मारने पर भी अपने दांत निगल लेता था। जिमेन बोयुन ने बिना किसी भाव के उसकी यादों को खंगाला। हालांकि वह युन नाम के किसी व्यक्ति को याद नहीं कर सका जो बहुत मूल्यवान था। पिताजी, चाचा, मुझे अवश्य मेरा बदला लेना होगा। जिमेन क्यूई चिल्लाया, भले ही उसका मुंह और गला खून से भर गया हो। वह उस आदमी से कितनी नफरत करता था। वह कोई बिगड़ेल युवा मास्टर नहीं था। इसके विपरीत, खेती के दौरान उन्होंने अक्सर अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। बात सिर्फ इतनी थी कि युनचे ने उसे जो अपमानित किया वह उसके द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज से परे था। अपने दिमाग को शांत करो और आराम करो। जब आप किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करेंगे तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेंगे। जिमेन बोरोंग ने उसे सांत्वना दी, हम उस आदमी से निपटेंगे जिसने आपको चोट पहुंचाई है। फिर उसने जुआई लियानचेंग की ओर देखा और पूछा, ये यूचे कौन है और वह कहां से आया है? वह एक चरम दिव्य संप्रभु है। मैं बस इतना ही जानता हूँ, जुआई लियानचेंग ने ईमानदारी से उत्तर दिया। क्या? जिमेन बोरोंग और जिमेन बोयुन ने आश्चर्य से देखा और उनकी प्रतिक्रियाओं से जुआई लियानचेंग को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उनकी प्रतिक्रिया आसानी से उनसे 100 गुना अधिक थी क्योंकि वह घटनास्थल पर मौजूद थे। दोनों व्यक्तियों ने एक ही समय में जिमेन क्यूई को देखा और युवा मास्टर ने अपना सिर नहीं हिलाया। उसकी आंखों में शर्म और अपमान गहरा गया। सच कह रहा हूँ, जुआई लियानचेंग ने गंभीरता से कहा, इतना ही नहीं, मुझे यकीन है कि यूचे नाम सिर्फ झूठ है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जो यंग मास्टर क्यूई को इतनी अच्छी तरह से हरा सके कि वह सामान्य मूल का हो। इसीलिए मेरा मानना है कि वही ईश्वर के राज्य से है। ऐसा लगा जैसे कमरे में बिजली गिर गई हो। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जिमेन बोरोंग ने पूछा, क्या ये यूचे जानता है कि आप कौन है? वह करता है, जुआई लियानचेंग ने सिर हिलाया, लेकिन वह इससे कभी परेशान नहीं हुआ। असल में वह जानबूझकर हमें प्रतिक्रिया देने के लिए उकसा रहा था। इसके अलावा वह और यंग मास्टर क्यूई कभी नहीं मिले थे और फिर भी उन्होंने पूरी बेबाकी के साथ काम किया। ऐसा लगता है जैसे वह हमारे गठबंधन या बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय से बिल्कुल भी नहीं डरता, मानो वह जानता हो कि वह हम सबसे महान है। क्या आपके पास कोई सबूत है जो इस तथ्य का समर्थन करता है कि वही ईश्वर के राज्य से हो सकता है? जिमेन बोरोंग ने गंभीरता से पूछा। उसकी शक्ल, जुआई लियानचेंग ने तुरंत उत्तर दिया, उसकी आंखें काली और त्वचा पीली है। उसके शरीर पर कटाव का लगभग कोई निशान नहीं है। जिमेन बोरोंग और जिमेन बोयुन ने एक दूसरे पर नजर डाली। उनके चेहरे पहले से भी अधिक सख्त हो गए। ज़ेडएओ तियानयाओ, जिमेन बोरोंग ने आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि आप इस यूचे और हेलियन शाही परिवार के साथ उसके संबंधों पर तुरंत गौर करें। जब तक तुम्हें कोई उत्तर न मिल जाए, तब तक कुछ भी मत छेड़ो। पिता, जिमेन क्यूई असंतुष्ट दिखे। हम 3 संप्रदायों से जुड़े हुए हैं और हमारे पास चाचा हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। उस गुलाम से हम्फ, जिमेन बोरोंग ने ठंडी आवाज में कहा। आपके शत्रु ने आपकी पहचान जानते हुए भी आपको गंभीर रूप से घायल कर दिया है, इसलिए वह या तो इतना मूर्ख है कि उसे यह एहसास ही नहीं है कि मृत्यु उसके सामने है, या वह जानता है कि उसे आपसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि पूर्व आपको किसी भी क्षमता में हरा सकता है? आपका गुस्सा हमें विनाश की ओर ले जा सकता है, क्यों? हमारा सम्मानित अतिथि अब किसी भी समय आ जाना चाहिए, जिमिन बुयुन ने गंभीरता से कहा। यह उस पर निर्भर है कि हम ईश्वर के राज्य का जागीरदार राज्य बन सकते हैं या नहीं। अगर हम यह मौका चूक गए तो हमें कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्हें जहाज को स्थिर रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि युनचे कौन है। ये तब तक इंतजार कर सकता है जब तक हम अपने मेहमान का स्वागत नहीं कर लेते और किलिन एबिस सम्मेलन पूरा नहीं कर लेते। शब्द सुनते ही ज्वाई लियानचेंग ने अवचेतन रूप से अपना सिर झुका लिया। सम्मानित अतिथि। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह आदमी इतना ऊंचा था कि उसकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय, थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय और फियरी सैंड संप्रदाय वर्षों से किलिन एबिस क्षेत्र में जमे हुए थे और उनकी कुल ताकत किलिन वर्शिप एलायंस से कहीं अधिक थी। इसके बावजूद उन्होंने फिर भी किलिन वर्शिप एलायंस के प्रति अपना सिर झुकाया और यहाँ तक कि एक नए राजवंश की स्थापना के उनके प्रयासों का भी समर्थन किया। स्वाभाविक रूप से यह एक जिमिन बुयुन के कारण नहीं हो सकता। यू चे ने अंत में शाही महल नहीं छोड़ा। इसके बजाय वो उस निजी हॉल में रुके जिसकी व्यवस्था हेलियन लिंगजू ने उनके लिए की थी। कमरे की साज सज्जा काफी साधारण थी। कमरे में दर्जनों प्रकार की साधना गहन संरचनाएं थी। इन सभी का उपयोग ध्यान और साधना के लिए किया जाता था। लगातार 4 दिनों तक यूचे बिना मांसपेशियों को हिलाए अपने बिस्तर पर बैठा रहा। उसकी आंखें बंद थीं और वह अपनी गहन ऊर्जा का संचार नहीं कर रहा था। वह बस थोड़ी मात्रा में अथाह धूल इकट्ठा करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठा रहा था। ये सही है, वह अब अथाह धूल इकट्ठा कर सकता है। हालांकि उसके द्वारा एकत्र की गई अथाह धूल की मात्रा नगण्य थी, फिर भी यह एक उपलब्धि थी जिसने पूरे एबिस को चौंका दिया होगा। ये सामान्य ज्ञान था कि गहरी धूल का प्रतिरोध या पृथक्करण केवल किसी के साधना स्तर के आधार पर किया जा सकता है। यह एक ऐसा कानून और शक्ति थी जो परंपरा से परे अस्तित्व में थी और उस पर कभी भी किसी का अधिकार नहीं हो सकता था, भले ही वे स्वयं महायाजक या एबिसल सम्राट ही क्यों न हो। वास्तव में पूर्वजों को छोड़कर कोई भी यह नहीं जानता था कि शून्यता का नियम भी एक चीज है। उसका साउंड ट्रांसमिशन जेड अचानक हिल गया और यू चे ने अपनी आंखें खोल दी। उसने एक लंबी आह भरी, क्योंकि वह जिस अथाह धूल के छोटे बादल को संभाले हुए था, वह आसपास बिखर गया और गायब हो गया। जिस दिन से उसे पता चला कि वह गहरी धूल में हस्तक्षेप कर सकता है, वह सावधान हो गया था कि वह अपने शोध में अति न करे। इसके बावजूद उन्होंने कुछ ही दिनों में अविश्वसनीय प्रगति की। हालांकि उस समय अथाह धूल पर उसकी महारत कमजोर और स्पष्ट रूप से दयनीय थी। यह एक चमत्कार था जो उसकी उम्मीदों से परे था। उसे आश्चर्य हुआ कि इस चमत्कार का अंत क्या है। ये हेलियन लिंगजू ही थे जिन्होंने उन्हें एक संदेश भेजा था। जैसा कि अपेक्षित था, हेलियन जू सभी पक्षों के दबाव के बावजूद किलिन एबिस सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गया था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हेलियन जू अपना वादा निभाए, हेलियन लिंगजू ने स्वयं संरक्षक पूर्वज से भी बात की थी। वास्तव में जब किलिन एबिस सम्मेलन हुआ तो संरक्षक पूर्वज उन पर बहुत अच्छी तरह से नजर रख सकते थे। बेशक गुप्त रूप से। हेलियन साम्राज्य के संरक्षक पूर्वज को हेलियन कुनलुन कहा जाता था। उन्होंने आमतौर पर खुद को अर्थ पैलेस के नीचे सील कर लिया और जितना संभव हो सके अपने जीवन का विस्तार करने के लिए अदालती मामलों से दूर रहे। उन्होंने पूरी तरह से हेलियन साम्राज्य के अंतिम हथियार के रूप में काम किया। अर्ध भगवान होते हुए भी वह अपने जीवन के अंत के करीब था। हर बार जब वह लड़ता था तो मूल रूप से उसका जो भी जीवन काल बचा था उसे कम कर रहा था। उनके अब तक टिके रहने का एकमात्र कारण हेलियन वंश की रक्षा करने की उनकी अटूट इच्छा थी। जब हेलियन लिंगजू ने उन्हें बताया कि हेलियन साम्राज्य एक नए राजवंश का स्वागत करने वाला था और वे किलिन भगवान क्षेत्र पर अपना अधिकार भी खोने जा रहे थे, तो यह एक चमत्कार था कि उनका तब तक निधन नहीं हुआ था।
2 या 3 दिनों में हेलियन ज्यू को मो बाइचेन की ऊर्जा पर पूरी तरह से नियंत्रण खो देना चाहिए और मरने का गंभीर खतरा हो सकता है। मो बाइचेन को हेलियन ज्यू से इतनी नफरत थी कि उसने सम्राट को हमेशा के लिए पीड़ा देने के इरादे से अपनी ऊर्जा उसके दिल में डाल दी थी। स्वाभाविक रूप से हेलियन ज्यू के लिए इसे अपने दम पर खत्म करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था, न ही बाहर से इसका आसानी से इलाज किया जा सकता था। हेलियन कुनलुन भी उसे नहीं बचा सका। उसकी शक्ति तो पर्याप्त थी, परंतु कौशल का अभाव था। केवल आधे ईश्वर से कहीं अधिक शक्तिशाली व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। हेलियन ज्यू को किसी बात का डर नहीं था, मौत से भी ज्यादा। जब वह अपने अंतिम पड़ाव पर होगा तो सम्राट निश्चित रूप से उसकी तलाश करेगा। जैसा कि अपेक्षित था, उसका साउंड ट्रांसमिशन Z 2 दिन बाद फिर से हिल गया। इस बार यू चे ने इसकी सामग्री को सुने बिना इसे फ्रीज कर दिया और धीरे से अपने कमरे से बाहर चला गया। उसने अपनी आभा भी उस बिंदु तक वापस ले ली जहां वह लगभग अदृश्य था। वह प्रारंभिक अराजकता का स्वामी सम्राट यू था। नरक की तरह वह किसी को भी इच्छानुसार उसे बुलाने की अनुमति देता था। हेलियन ज्यू शायद वैसे भी डर और दर्द का इस्तेमाल कर सकता था। कौन जानता है, इससे उसका व्यक्तित्व भी बेहतर हो सकता है। हाँ, हेलियन लिंगजू के निजी हॉल को छोड़ने के बाद यू चे ने धीरे धीरे शाही महल का पता लगाया। यह उनकी यादों के महलों से बहुत अलग था। एक तो वहां कोई हलचल या हलचल नहीं थी। हर कोई जो पर्याप्त रूप से प्रतिभाशाली नहीं था उसे कचरे की तरह छोड़ दिया जाएगा, और जो लोग पर्याप्त प्रतिभाशाली थे उन्हें अथाह धूल से बचाने के लिए पृथ्वी महल में सुरक्षित रूप से सीमित कर दिया गया था। खेती वस्तुतः उनकी पूरी जवानी थी, इसलिए जो कोई भी खुले में चल सकता था वह विशेषज्ञ था। यू चे की आध्यात्मिक धारणा ने उन्हें बताया कि महल में सबसे कमजोर गहन अभ्यासी एक दैवीय क्लेश था, और फिर भी वह उनके लंबे समय तक बाहर रहने की कल्पना नहीं कर सका। वहां कोई पौधे या पानी नहीं थे, यहाँ तक कि ईश्वरीय क्षेत्र का सबसे मृत ग्रह भी इस स्थान से 1000 गुना अधिक जीवंत होगा। फिर भी युन चे को उनकी दुर्दशा के बारे में कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जन्म के समय से ही रसातल में रहने वाले सभी लोगों का यही भाग्य था। बेशक अपनी किस्मत बदलने के लिए उनका स्वागत किया गया। उन्हें खुद को बचाने के लिए दूसरी दुनिया को नष्ट करने की कोशिश करने से भी कोई समस्या नहीं थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि जिस दुनिया को उन्होंने नष्ट करने के लिए चुना वह उनकी थी। वह अपने और अपनी दुनिया के लिए अच्छा होगा, यह जिया क्विंग्यू का उनसे एकमात्र अनुरोध था, और इसलिए वह ऐसा करेगा। वह उससे किया हुआ वादा फिर कभी नहीं तोड़ेगा। कुछ घंटों बाद उसने सोचा कि हेलियन ज्यू तैयार है। जैसे ही वह वापस जाने वाला था, उसे अचानक एक अकल्पनीय ठंड महसूस हुई जो उसकी रीढ़ से लेकर उसकी खोपड़ी तक पहुंच गई। वह अपनी जगह पर रुक गया। काफी लंबे समय के बाद भी यह खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे अथाह धूल के साथ उनकी आत्मीयता बढ़ती गई, उनकी आध्यात्मिक धारणा पर इसकी सीमाएं भी बहुत कम हो गई। परिणाम स्वरूप वह अपने स्तर पर अन्य सभी की तुलना में अपने परिवेश के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील था। अभी अभी उसे जो चुभने वाली ठंड महसूस हुई वह एक आभा थी। एक ऐसी आभा जो पूरे क्षेत्र में फैल गई थी जैसे कि वह कुछ भी नहीं थी। जी युआन के अलावा उसने अब तक जो सबसे भयानक आभा महसूस की थी वह मो बाइचेन थी, और ये स्पष्ट रूप से बहुत दूर कहीं अधिक मजबूत थी। आभा उस पर केवल एक पल के लिए ही टिकी रही। ये समझ में आया, आखिरकार वह एक तुच्छ दैवी संप्रभु था। युन चे की अभिव्यक्ति नहीं बदली, और वह लापरवाही से घूम गया और शाही महल में वापस चला गया जैसे कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई थी। हालांकि उसका दिल पहले की तुलना में भारी था। गॉड ऐश के साथ वह थोड़े समय के लिए मो बाइचेन के साथ आमने सामने जा सकता था, लेकिन इस आभा का स्वामी गॉड ऐश उसके सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। ची बुयाओ ने एक बार कहा था कि मो बाइचेन एक अंतिम चरण के दूसरे स्तर के दैवीय विलुप्ति क्षेत्र के गहन अभ्यासी थे। वह अपने साथी एबिसल नाइट्स के बीच औसत से नीचे था, लेकिन वह निश्चित रूप से सबसे कमजोर नहीं था। हालांकि इस व्यक्ति ने जिस दबाव का सामना किया, वह शर्त लगाने को तैयार था कि वे दैवीय
विलुप्ति क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। किलिन एबिस क्षेत्र एक सीमांत भूमि थी जहां शायद पृथ्वी तत्व के गहन अभ्यासकर्ताओं के अलावा किसी ने भी जाने की परवाह नहीं की थी। तो वे यहाँ क्यों थे? मुझे आशा है कि वे बस वहां से गुजर रहे होंगे। मैं किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने से एक कदम दूर हूँ। आखिरी चीज जो मुझे चाहिए वह एक अनियंत्रित चर है। यू चे ने अपनी आभा और भी अधिक वापस ले ली, लेकिन उसने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि एक आदमी की छाया उसकी दृष्टि में आ गई। वस्तुतः उस व्यक्ति की उपस्थिति और आभा को देखते हुए उस पर ध्यान न देना असंभव था। वह अत्यंत सुंदर चेहरे वाला एक युवक था। वह उसके लंबे बेदाग काले बाल थे जो चांदी के रिबन का उपयोग करके एक साथ बंधे थे और यह उसके चेहरे तक पहुंच रहे थे। उसने एक अजीब चांदी का वस्त्र पहना हुआ था जो किसी पदार्थ से बना था जिसे युनचे पहचान नहीं सका। जब वह चलता था तो यह वास्तव में तरल पारे की तरह तरंगित होता था। जब यू चे ने अपने कपड़ों पर ध्यान देने की कोशिश की तो उसे अचानक चक्कर आने जैसा महसूस हुआ। वह शीघ्र ही समाधि से बाहर आ गया और मन की स्पष्टता प्राप्त कर ली। साथ ही उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। ये व्यक्ति कोई दिव्य गुरु नहीं था। वह आधे कदम वाले दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता थे। भयानक आभा फिर से युन चे के पास से गुजर गई और इस बार वह दूर नहीं गई। युन चे को तुरंत पता चल गया कि भयानक आभा का स्वामी उसके सामने चांदी के आदमी की रक्षा कर रहा था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1993 पहली बैठक। उसके कपड़ों से भी ज्यादा अजीब चीज उसकी आंखें थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे धुंध की एक परत में ढकी हुई हो, और यदि आप उसके पार देखेंगे तो आपको धुंध की एक और परत मिलेगी, फिर एक और, फिर एक और। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के पीछे एक पूरी दुनिया छिपी हो। इतना ही नहीं, उसकी आंखें सक्रिय रूप से किसी की जिज्ञासा को गुदगुदी कर रही थी ताकि पीड़ित और भी गहरी खाई में गिर जाए। इससे पहले कि उन्हें ये पता चले, वे अपना सारा तर्क और औचित्य खो चुके होंगे। यू चे ने तुरंत दूसरी ओर देखा। ये स्पष्ट था कि आत्मिक ऊर्जा ही मनुष्य की प्राथमिक साधना थी और उसकी स्थिति भी उतनी ही असामान्य थी। ये शर्म की बात थी कि यू चे ने लगभग बहुत जल्दी ही उसमें रुचि खो दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस आदमी का व्यवहार और नजरें उससे बहुत परिचित थीं। उसके कदम धीमे और आरामदायक थे। उसकी आंखें आधी मुंदी हुई थी जैसे वह आधा सो रहा हो। आकृतियां, अजीब चट्टानें और इमारतें उसकी निगाहों से गुजर गईं, लेकिन वे एक सेकंड के लिए भी उसकी आंखों में नहीं टिक सकी। ऐसा लगता था मानो दुनिया की हर चीज, चाहे वह जीवित हो या मृत, उसकी नजरों में आने लायक नहीं थी। उसके होंठ व्यंग्य की मुद्रा में मुड़ गए थे। उसकी भौहें एक दूसरे पर इस तरह से झुकी हुई थी कि यह स्पष्ट हो गया था कि उसे इस दुनिया के लिए केवल तिरस्कार और घृणा महसूस होती है। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे वह कोई देवता हो जो अपने दीन प्राणियों का निरीक्षण करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुआ हो, और उसकी अभिव्यक्ति व्यवहारिक रूप से यह कह रही थी, ये दुनिया बहुत भाग्यशाली है कि मैंने इसे अपनी उपस्थिति प्रदान करने का निर्णय लिया है। मैं अपनी आंखें इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि इस दुनिया का हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर ईंट और हर टाइल केवल मेरे बड़प्पन पर दाग लगाएगी। नो वन बी इन है। यहाँ हम फिर से चलते हैं, यू चे ने आराम करते हुए मन में सोचा। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह जिस चीज की कमी है उसकी इच्छा करता है और उसके बारे में डींगे मारता है। ये चांदी का आदमी अपनी ही दुनिया में इतना महत्वहीन और उत्पीड़ित रहा होगा कि उसके पास अपनी बीमार इच्छाओं और महिमा की लालसा को पूरा करने के लिए निचले स्तर पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि वह वास्तव में एक सुपर जीनियस या अत्यधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता, तो उसे अपने पैरों को चूमने के लिए लोगों की तलाश में यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जैसे लोग सभी स्तरों और यहाँ तक कि ब्रह्मांडों में भी मौजूद थे। यू चे लंबे समय से अपने जैसे लोगों से थक चुका था। जब तक वह अपना ध्यान आकर्षित करने से बचता रहा, तब तक उसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि इस आदमी का किलिंग गॉड दायरे से कोई लेना देना नहीं है। वह ऐसी चीजों की परवाह करने के लिए टोटेम पोल पर बहुत ऊपर खड़ा था।
युन चे ने अपनी नजरें हटा ली और धीरे से चला गया। दुर्भाग्यवश केवल 10 सांसों के बाद वह एक बार फिर रुक गया। हालांकि यह सिल्वरमैन की वजह से नहीं था। उसकी आंखें सबसे चमकीले सितारों और चंद्रमाओं की पराकाष्ठा की तरह लग रही थीं। उसकी आंखों में अद्भुत सपनों और कल्पनाओं से परे एक चमक बहती थी। वह इस कलंकित ब्रह्मांड में एकमात्र कांच थी, एक सितारा जो सबसे अंधेरी रातों में भी आशा लाती थी। उसकी आंखें ऐसी थीं कि उसने एक सेकंड बाद ही उसके रूप पर ध्यान दिया। उसने सफेद झालरदार कपड़े पहने हुए थे जो उसके फिगर के अनुरूप बनाए गए थे। यह उच्चतम गुणवत्ता और दर्जे का था। हालांकि युन चे के मन में कोई संदेह नहीं था कि यह वही लड़की थी जिसने अपने कपड़ों पर जोर दिया था, संभव डिग्री दूसरी तरह से नहीं। वह इस सूखे पीले महल में अकेली चली गई। उसकी चाल कुछ खास नहीं थी, लेकिन किसी तरह उसने उसे फूलों के बगीचे में नाचती हुई तितली की याद दिला दी। उसके लंबे काले बाल ओब्सिडियन सितारों की तरह हवा में लहरा रहे थे। वह बता सकता था कि वह अभी भी किशोरी थी। हालांकि उसका घूंघट उसके चेहरे के आधे हिस्से को ढक रहा था, लेकिन जो त्वचा नहीं ढकी थी वह पहली बर्फ की तरह सफेद और फल की तरह चमकदार दिख रही थी। यहाँ तक कि उसकी बारीक नाजुक भौहें भी एक तरह की भावना से भरी हुई थी। वह उसका पूरा चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उसने जो थोड़ा देखा, असंभव रूप से वह शेनशी जितनी सुंदर और कियाने यंग रा जितनी अविस्मरणीय थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युन चे ने खुद को दूसरी ओर देखने के लिए मजबूर किया। जब से उसने चिबुयाओ की पूरी यादों को स्वीकार किया, उसका दूसरों को मापने का तरीका भी उसके जैसा होता जा रहा था। सीधे शब्दों में कहें तो वह उनकी आंखों से देख सकता था और उनकी आत्मा के रंग को उजागर कर सकता था। चिबुयाओ की चेतावनियां कल की तरह महसूस हुई। वह रसातल में आने के अपने उद्देश्य, या यूं कहें कि अपने मिशन को कभी नहीं भूला था। यही कारण है कि उसने अपने दिल और आत्मा को लाखों बेड़ियों में जकड़ना सुनिश्चित किया। उसकी बाहरी भावनाओं में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों से और उसकी आत्मा में कभी नहीं देख सकता। और फिर भी उस लड़की ने उसकी सभी मानसिक सुरक्षाओं को भेद दिया था और उसके दिल में सितारों की एक चमकदार झील छोड़ दी थी। और वह कोशिश भी नहीं कर रही थी। यदि उसने इसे अकेला छोड़ दिया तो वह निश्चित रूप से एक और लगाव बन जाएगी जिसे वह कभी नहीं जाने देगा। यही कारण है कि उसने अपनी इच्छाशक्ति जुटाई और बेरहमी से इसे अपने दिमाग से निकाल दिया। ऐसी कोई भी चीज जो उसकी भावनाओं को जागृत कर सकती है और उसकी इच्छा में हस्तक्षेप कर सकती है, अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। उसे लड़की के पास से गुजरे ज्यादा देर नहीं हुई। वह अब उसकी दृष्टि में मौजूद नहीं थी। फिर युन चे के कदम तीसरी बार धीमे हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि लड़की पहले से सीधे सिल्वर आदमी की ओर जा रही थी। उसके दिमाग में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। लड़की अधिकतम 18 वर्ष की लग रही थी, और फिर भी उसकी आभा ने उसे आधे चरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता के रूप में चिन्हित किया। दिव्य मास्टर क्षेत्र और दिव्य विलुप्त होने के क्षेत्र के बीच की खाई एक नश्वर और आधे भगवान के बीच की खाई थी। रसातल के अनगिनत गहन अभ्यासकर्ता अनंत काल के लिए इस खाई में फंस गए थे। ये जानकर ये चौंकाने वाला था कि यह लड़की एक किशोरी से कम नहीं पहले ही इस दायरे में पहुंच चुकी थी। उसकी प्रतिभा, उसकी साधना, उसकी सुंदरता, उसकी आंखें। इतना ही नहीं, वह अथाह धूल से बिल्कुल बेदाग दिख रही थी। नहीं, उसे यकीन था कि उसे इससे छुआ तक नहीं गया था। यह नश्वर कुंडल में उसका पहला अवतरण है, ये किंग ने सोचा। रसातल में ऐसी निर्दोष लड़की का पालन पोषण करने के लिए किस तरह की पृष्ठभूमि, प्रेम और अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी। ये हो सकता है वह और भी धीमा हो गया। उस भयानक शक्ति के प्रकट होने के बाद पहली बार उसने बिना आवाज के अपनी आध्यात्मिक अनुभूति जारी की। चांदी वाले ने उसे किसी की याद दिला दी थी। फ्लोइंग क्लाउड सिटी में, जब वह अभी भी अपंग था, वहां जियो संप्रदाय का जियो कुआगयुन नाम का एक व्यक्ति था। उनके स्तर और पृष्ठभूमि के अंतर के बावजूद उन्हें सिल्वरमैन और जियो कुआगयुन के बीच कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। उनका और चिबुयाओ का अनुभव दोनों इस संबंध में सहमत थे। यहाँ
इस दायरे में चांदी के आदमी को उन नियमों और बंधनों के अनुरूप होने की जरूरत नहीं थी जिनसे वह आमतौर पर खुद को बांधता था। वह अपने हृदय की इच्छानुसार कुछ भी कर सकता था, इसलिए उसकी कुशाग्रता को संभवतः नुकसान पहुंचेगा। आखिर उसके जैसे महान व्यक्ति को इस तुच्छ दायरे में किसी भी चीज के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता क्यों होगी? इस बात को ध्यान में रखते हुए, जब उसका सामना उस लड़की से होगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? चांदी का आदमी किसी ऊंचे स्थान से आया होगा। आखिरकार उसकी सुरक्षा मोबाइल चेन से भी अधिक डरावने व्यक्ति द्वारा की जा रही थी। किलिंग गॉड क्षेत्र भी ठीक कोने के आसपास था। तार्किक रूप से कहें तो कुछ भी शुरू करने के लिए ये सबसे खराब समय था। उसकी सुरक्षा और मूल्य की भावना ने उसके मन में एक महान युद्ध छेड़ना शुरू कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, सिल्वरमैन ने लड़की को देखा। मनुष्य इस पूरे समय वह एक दिव्य सम्राट की तरह अपनी प्रजा का निरीक्षण कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसके पैर अचानक रुक गए, उसकी अभिव्यक्ति अचानक एक मूर्ति की तरह कठोर हो गई, और उसकी आंखें तब तक और अधिक चौड़ी हो गईं जब तक उसकी आंखों की पुतलियां अपनी जेब से बाहर गिरने की धमकी दे रही थी। उसने अतीत में अनगिनत सुंदरियां देखी थी, और अकेले उसके हरम की संख्या कई हजार थी। अब तक उसने क्विलिन एबिस दायरे में जो भी देखा, उससे उसके मन में केवल घृणा उत्पन्न हुई। लेकिन जब उसने घूंघट वाली लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसने एक ही पल में अपनी आत्मा खो दी हो। लड़की ने दूसरी ओर देखने से पहले एक पल के लिए अपनी आंखों के कोने से चांदी वाले आदमी को देखा। इस नश्वर कुंडल में प्रवेश करने के थोड़े से समय के दौरान वह पहले भी कई बार ऐसी प्रतिक्रिया देख चुकी थी। इससे उसे एहसास हुआ कि उसकी उपस्थिति कितनी शानदार थी। रेत के तूफान और गहरी धूल ने उसकी आध्यात्मिक धारणा को कुछ हद तक बाधित कर दिया था, और उसकी चाची उसे किसी भी तरह का मार्गदर्शन देने को तैयार नहीं थी। इसलिए वह रेत के तूफान में लगभग ऐसे रुकी रही जैसे वह मनमुटाव में थी, जब तक कि यह उसकी आध्यात्मिक धारणा को प्रभावित नहीं कर सका। तभी वह वहां से बाहर निकली और इस नश्वर महल में प्रवेश किया जिसे किलिन एबिस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके शरीर के कारण उसके रक्षकों द्वारा हमेशा उसकी अत्यंत देखभाल की जाती थी। इसके अलावा उसने अपना अधिकांश समय प्योरलैंड में बिताया, इसलिए यह पहली बार था जब उसने अपने आसपास की दुनिया देखी। वह इसे हल्के शब्दों में कहें तो बेहद उत्सुक थी। इस सब के दौरान सिल्वरमैन की नजर लड़की के शरीर पर गोंद की तरह चिपकी रही। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह अभी कितना बदसूरत लग रहा था, और उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि लड़की बहुत दूर नहीं थी। अंततः उसके मन में स्पष्टता आ गई और उसे एहसास हुआ कि लड़की को घूरने के लिए उसने सचमुच खुद को 108 डिग्री झुका लिया था। ये सोचने के लिए कि ऐसी लड़की ऐसी जगह पर भी मौजूद हो सकती है। उनकी आवाज 1/3 उत्साहित, 1/3 आश्चर्यचकित और 1/3 लालसा वाली थी। वह अनजाने में अपनी उंगलियां भी खींच रहा था और मोड़ रहा था। मैं जानता था कि कभी कभार बाहर निकल जाना एक अच्छा विचार है। किसने सोचा होगा कि उसके जैसा रत्न ऐसी जगह पर मौजूद होगा? आप किलिन एबिस क्षेत्र की निवासी नहीं हैं, क्या आप लड़की हैं? परिष्कृत आवाज उसके पीछे शुरू हुई थी और उसके सामने समाप्त हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि चांदी वाला आदमी उसके सामने चला गया था। उसकी आंखें धुंधली थी और उसके होंठ एक आदर्श मुस्कान में लिपटे हुए थे। उनकी सुंदर मुद्रा रहस्यमय लेकिन खतरनाक थी, और अनगिनत महिलाएं उनके चेहरे पर मोहित हो गई थी। उसके हाथ में एक फोल्डिंग पंखा था जिसके सिरे पर चांदी का लटकन था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह सुंदर और आकर्षक था। वास्तव में सिल्वरमैन को अपनी पृष्ठभूमि की तुलना में अपने रूप रंग पर कहीं अधिक गर्व था। लड़की अपनी जगह पर रुक गई लेकिन उसे ध्यान से नहीं देखा। उसने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया, मैं यहाँ से नहीं आती। हाँ। उसकी आवाज इतनी उदासीन थी कि वह व्यावहारिक रूप से भावहीन थी, लेकिन फिर भी वह मधुरता से परे थी। चांदी वाला मुस्कुराया, क्या संयोग है, मैं भी यहाँ से नहीं हूँ। चूंकि हम दोनों अकेले हैं तो हम साथ यात्रा क्यों नहीं करते? जी नहीं, धन्यवाद। लड़की ने उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया और जाने के लिए तैयार हो गई।
आप मुझे पहले अपनी बात कहने का मौका क्यों नहीं देते? चांदी वाला आदमी फिर से स्थानांतरित हुआ और इस बार वह उससे केवल 10 कदम दूर था। जैसे ही उसने अपना फोल्डिंग पंखा खोला और पंखा झलने लगा, उसकी आंखें बमुश्किल संयमित वासना से चमक उठी। ये दुनिया खतरनाक और दुर्भावनापूर्ण लोगों से भरी है। अगर आप अकेले यात्रा करेंगे तो आपको खतरा हो सकता है। लड़की ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब वह जाने के लिए तैयार हुई तो उसकी अर्धचंद्राकार भौहें अचानक एक साथ सिकुड़कर एक छोटी सी भौं में बदल गई। फोल्डिंग पंखा दुर्भावनापूर्ण आत्मा तरंगों से तरंगित हो रहा था और यह चुपचाप उसके आत्मा समुद्र पर आक्रमण कर रहा था। इतना ही नहीं, वो इसे पहले भी देख चुकी थी। उसकी पुतलियों के गर्म चंद्रमा ठंडे तारों में बदल गए। उसने अपने जीवन में शायद ही कभी कठोर शब्द कहे हों, लेकिन इस बार उसने कहा, बेहतर होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना। खतरा तो बाकी था, कहा। वरना क्या? चांदी वाला हंसा। वह जानता था कि उसके जैसी लड़की संभवतः सामान्य पृष्ठभूमि से नहीं आ सकती, लेकिन क्या हुआ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, उसकी पृष्ठभूमि से बढ़कर कोई रास्ता नहीं हो सकता। वह लड़की के और करीब आते हुए अपना फोल्डिंग पंखा हिलाता रहा। इस सीमा पर वह जो आत्मा तरंगे छोड़ रहा था वह नग्न आंखों को दिखाई दे रही थी। ये हमारी पहली मुलाकात है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने जीवन का सितारा देख लिया है। अगर मैं आपसे परिचित नहीं हो पाया तो मुझे इसका हमेशा अफसोस रहेगा और मैं बस यही चाहता हूँ, आपका परिचित बनना। उनकी आवाज में आत्मिक तरंगे भी समाहित थी। वास्तव में उसने जो कुछ भी किया वह किसी व्यक्ति के दिमाग पर बिना किसी निशान के कब्जा कर सकता था। भले ही वह किसी ऐसे शत्रु का सामना कर रहा था जो उसके ही समान साधना क्षेत्र में था, उसे पूरा यकीन था कि वह उनके दिल और आत्मा को बाधित कर सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने जिस आत्मा कला की खेती की थी वह इस बार में सबसे बड़ी आत्मा कला थी। उसने हाथ उठाया। वह लड़की की कलाई पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इस समय उन दोनों के बीच एक कमजोर लेकिन अत्यंत मूर्खतापूर्ण उपस्थिति आ गई थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। भाड़ में जाओ, युन चे ने लड़की के सामने रोकते हुए चिल्लाया। उसके शरीर से आग की लपटें उठ रही थी और रजत पुरुष की दृष्टि और आभा को अवरुद्ध कर रही थी। क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? उसने तुम्हें उसके रास्ते से हटने के लिए कहा था। चांदी वाले आदमी ने एक बार नजरें झुकाकर यू चे की जांच की। फिर उसके होठों पर हल्की सी व्यंग्यात्मक ध्वनि फैल गई। वह इस बात से नाराज नहीं था कि किसी ने उसकी मौज मस्ती में बाधा डाली थी। वह बस एक मूर्ख विदूषक को सहानुभूति और दुर्भावनापूर्ण चंचलता से देख रहा था। सिल्वर मैन को ध्यान से देखते हुए युन चे ने अपने पीछे की लड़की से कहा, आपको सावधान रहना चाहिए, बड़ी बहन। वह एक दुष्ट व्यक्ति है जिसके पास स्पष्ट रूप से आपके लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ समय खरीदूंगा, इसलिए अभी दौड़ो। लड़की के होंठ थोड़े खुले। क्या उसने मुझे सिर्फ बड़ी बहन कहा था? अगर जिंदगी सिर्फ पहली मुलाकात तक ही सीमित है तो शायद मैं तुम्हें चकनाचूर न करता। कदाचित तुम्हें अनंत काल तक मुझसे घृणा न होती। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1994। एक दिव्य रीजेंट की बेटी एक नायक द्वारा मुसीबत में फंसी एक लड़की को बचाना एक बेहद घिसी पिटी और मनगढ़ंत कहानी थी, लेकिन कोई भी इसकी उपयोगिता से इनकार नहीं कर सकता, खासकर एक मासूम लड़की के लिए जिसने पहले कभी दुनिया का अनुभव नहीं किया था। आत्मा जितनी शुद्ध होगी, प्रभाव छोड़ना उतना ही आसान होगा, और उन सभी में से पहली छाप को हटाना सबसे कठिन था। इस बीच सिल्वरमैन इसे एक विनोदी तमाशा मान रहा था। वह युवक चरम दिव्य संप्रभु था और शायद किलिन एबिस क्षेत्र का विशेषज्ञ था, लेकिन उससे पहले वह एक विदूषक से अधिक कुछ नहीं था जो अपने चेहरे पर थप्पड़ पड़ने की भीख मांग रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका सामना किससे हो रहा है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। बाहरी दुनिया सचमुच मजेदार और दिलचस्प थी। और तुम कहां से आए हो, कीड़ा? चांदी वाले ने पूछा।
उसे उस युवक के प्रति अपना तिरस्कार दिखाने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। कीड़ा। हालांकि यूचे की मुस्कुराहट उससे भी अधिक तिरस्कारपूर्ण थी। जैसा कि अपेक्षित था, केवल एक कीड़ा ही दूसरों को कीड़े के रूप में देखेगा। तुमसे इतनी बुरी बदबू आ रही है कि मैं तुम्हें 5 किलोमीटर दूर से भी सूंघ सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लड़की के होठों का कोना एक पल के लिए सिकुड़ गया। युनचे ने कभी मौखिक युद्ध नहीं हारा था, और लोगों का अपमान करना उसे सांस लेने की तरह स्वाभाविक रूप से आता था। लेकिन उस लड़की के लिए जो पूरी तरह से अछूते वातावरण में पली बड़ी थी, ये कुछ नया था जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इस तरह डांट सकते हैं। चांदी वाले का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, यूचे ने अपनी लपटों की तीव्रता बढ़ा दी और कहा, अब दफा हो जाओ। तुम्हारा हृदय दुष्ट है, और तुम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को गाली देने में करते हो। यदि कोई एक व्यक्ति है जिसे रसातल से निकाला जाना चाहिए, तो वह आप जैसा कोई व्यक्ति होगा, वह व्यक्ति जिसका हृदय गंदगी से भरा हुआ है। मानो बस ये देख रहा हो कि लड़की अभी भी उसके पीछे खड़ी है। यूचे ने फिर पीछे देखा और अपनी आवाज में आग्रह का स्वर जोड़ा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जाना। हाँ 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 हाँ, चांदी वाला हंसा। क्या आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूचे ने मुश्किल से अपनी आंखें घुमाने की इच्छा को दबाया, यहाँ तक कि उनकी रेखाएं भी बिल्कुल एक जैसी थीं। आप मुझे खो जाने के लिए कह रहे हैं? जब चांदी वाले ने अपना पंखा मोड़ा, तो उसके चेहरे के चारों ओर अजीब सी लहरें दिखाई देने लगी। क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे यदि मैं आपसे कहूं कि जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपको सभी 5 घुटनों के बल बैठाने के लिए मुझे केवल एक उंगली की आवश्यकता है? क्या ऐसा है? यूचे के हाथ में लौ 3 मीटर लंबी हो गई। और अगर तुम नहीं हारे, तो मुझे डर है कि तुम्हें फिर घुटने टेकने का मौका भी नहीं मिलेगा। लड़की ने गुप्त रूप से अपनी जीभ बाहर निकाली, लेकिन वह स्पष्ट रूप से देखना चाहती थी कि यह कहां तक जाएगी। अच्छे से। चांदी वाले ने एक उंगली उठाए और उसे नीचे झुका दिया। युनचे के घुटने तुरंत जमीन की ओर गिर गए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लड़की ने भौहें चढ़ा ली और अपनी उंगलियों पर तलवार बना ली। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसे अचानक पता चला कि यूचे ने किसी तरह अपने घुटनों को मुड़ने से रोक लिया है। इतना ही नहीं, वह धीरे धीरे वापस पूरी ऊंचाई पर आ रहा था। लड़की के चेहरे पर आश्चर्य खिल गया। क्या उसने एक दैवीय संप्रभु के रूप में मनुष्य की आत्मा के दबाव का विरोध किया था? सिल्वरमैन के चेहरे पर वही आश्चर्य झलक रहा था, इससे पहले कि उसकी जगह भाव ने ले ली। इस बार उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी पहले से कई गुना ज्यादा थी। घुटने टेको। दरार। हालांकि युनचे के घुटनों से भयानक आवाज नहीं आई, यह उसके परिश्रम से दांत टूटने की आवाज थी। उसका शरीर कांप रहा था, उसका चेहरा विकृत हो गया था और उसके सिर से झरने की तरह पसीना बह रहा था। ये साफ था कि वह गहरे दर्द में थे। हालांकि उनके दोनों पैर और रीढ़ तीर की तरह सीधे रहे। उसकी लाल लपटें भी जलती रहीं। वास्तव में उसके पास अपने हाथ को पीछे ले जाने और लड़की को दूर धकेलने के लिए हवा का झोंका बुलाने की भी ताकत थी। दूर हो जाओ अभी, यह आदमी बेहद खतरनाक है। लड़की। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक बार फिर चांदी वाला अवाक रह गया, लेकिन इस बार वह गुस्सा था उसकी विशेषताओं से आगे निकल गया। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ा पाता, अचानक एक टुकड़े टुकड़े की आवाज हवा में गूंज उठी। टुकड़े टुकड़े कर दो। सिल्वरमैन और यूचे के बीच एक नीली रेखा दिखाई दी, जिससे जगह और आत्मा का दबाव अलग हो गया। अपनी छाती पकड़कर और जोर से कांपते हुए यूचे सिल्वरमैन से पीछे हट गया और लड़की पर गहरे सदमे की नजर डाली। चांदी वाला भी लड़खड़ाकर पीछे चला गया और एक पल के लिए उसका ध्यान भटक गया। हालांकि कुछ देर तक लड़की को घूरने के बाद उसने जल्दी ही अपनी चंचलता में सुधार कर लिया। बुरा नहीं,
ये सोचना कि तुम अपनी तलवार के इरादे से मेरी आत्मा के धागे काट सकते हो, बिल्कुल बुरा नहीं। इस बार ये वह लड़की थी जो यूचे के सामने आई थी। उसकी उंगलियों से तलवार की रोशनी निकलती हुई उसने खुद से और चांदी वाले से बुदबुदाया, बुराई को दंडित करना भी अनुभव का हिस्सा है। बुराई, हे, हा 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 हा। चांदी वाले ने अहंकार पूर्वक हंसते हुए अपनी पीठ सीधी कर ली। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? लड़की ने उत्तर दिया, आपका उपनाम मेंग है। यूचे। सिल्वरमैन की मुस्कुराहट एक पल के लिए कठोर हो गई और फिर भौहें में बदल गई। तुम्हें कैसे पता चला? जिस तरह से आप अपनी आत्मा की ऊर्जा को प्रसारित करते हैं वह मेन जियानिक्सी के समान है। आपकी बाहरी आभा भी काफी हद तक समान है। लड़की ने उदासीनता से और सीधे उत्तर दिया, इसलिए आप दोनों शायद किसी तरह से संबंधित हैं। पहली बार चांदी का आदमी उड़ गया। जब उसने मेन जियानिक्सी नाम सुना तो उसने अपनी अभिव्यक्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। आप? चांदी वाले की आवाज बदल गई। क्या आप मेरे छोटे भाई को जानते हैं? छोटा भाई? लड़की की तार्किया आंखें घूम गईं और उसे चांदी के आदमी पर मौखिक रूप से हमला करने का एक तरीका सूझा। मेन जियानिक्सी बहुत दुखी होगा अगर उसने सुना कि आपने उसे किस तरह संबोधित किया है। किसी बाहरी व्यक्ति को उसकी धमकी पूरी तरह से शक्तिहीन लग रही थी। हालांकि चांदी का आदमी ऐसे कांप गया जैसे उसने उसे मारा हो। ओह टिल्डा, मुझे पता है। लड़की को अचानक कुछ याद आया। यदि आप मेन जियानिक्सी के बड़े भाई हैं, तो आपका नाम होना चाहिए मेन जियानझो। अभी मेन जियानझो की भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसकी वासना, उसका अहंकार, उसका आत्मविश्वास, वे सभी पूर्ण सदमे के आवरण में गायब हो गए। आप कौन हैं? आप कौन हैं? इसी समय एक भूरे रंग का छायाचित्र अचानक आसमान से उतरा और चांदी के आदमी के ठीक बगल में आ गिरा। उसी समय एक अवर्णनीय भयानक आभा ने उन सभी को घेर लिया। युनचे ने तुरंत ग्रे छाया को देखा। जिस भयानक आभा को उसने पहले महसूस किया था वह उसी से आई थी। भूरे रंग का व्यक्ति छोटे बाल, लंबी दाढ़ी और कठोर चेहरे वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। उन्होंने भूरे रंग का गाउन पहना हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि सिल्वरमैन का रक्षक था। हालांकि रक्षक को यहाँ प्रकट नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा वह अपना दबाव यथासंभव कम कर रहा था, जैसे कि उसे डर हो कि वह किसी चीज या किसी को परेशान करेगा। मेन जियानझो को बूढ़े व्यक्ति के आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह कुछ कहने ही वाला था कि बूढ़े ने उसकी बाह पकड़ ली और कहा, हमें जाना होगा। क्या? कब चुप रहो, चल दर। बूम! गहन ऊर्जा का विस्फोट हुआ और दोनों पलक झपकते ही दृष्टि से ओझल हो गए। दैवीय विलुप्ति क्षेत्र के गहन अभ्यासी द्वारा उत्पन्न सदमे की लहर ने उन्हें विचलित कर दिया होगा, और फिर भी इसने यूचे या लड़की को नहीं छुआ। ऐसा लग रहा था मानो बूढ़े व्यक्ति ने सावधानी से अपने गुस्से को नियंत्रित कर लिया हो। युनचे ने चुपके से अपनी निगाहें हटा ली। बूढ़ा व्यक्ति मो बाइचेन से भी परे एक गहन अभ्यासी था, लेकिन उस क्षण उसने एक मार खाए हुए कुत्ते से अलग व्यवहार नहीं किया था। उसने अपने बगल में नजर डाली तो वह चौंक गया। उसने सोचा कि यही बात है। वह न केवल दैवीय रूप से सुंदर थी, बल्कि उसे स्पष्ट रूप से आश्रय दिया गया था और अत्यधिक संरक्षित किया गया था। ये जानते हुए ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि उसके पास अपना कोई रक्षक न होता। उसे किसी के भी आभास नहीं होने का कारण केवल ये था कि रक्षक अत्यधिक शक्तिशाली था। वह सचमुच इतना मजबूत नहीं था कि समझ भी सके उसकी। क्या आप ठीक हो? लड़की ने लापरवाह लेकिन दृढ़ निश्चयी आदमी को अपनी बेहद खूबसूरत आंखों से देखते हुए पूछा। वह सोचती थी कि क्या उसे उसकी आत्मा की चोटों का इलाज करना चाहिए। आखिरकार वह मेन जियानझो का आत्मिक दबाव था जिसे उसने झेला था। हो सकता है उसने किसी तरह इसका विरोध किया हो, लेकिन उसे चोट जरूर लगी होगी, है ना? यूचे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अपने पीले रंग के बावजूद उन्होंने समान रूप से उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ। ऐसा लगता है कि यदि मैं आपके व्यवसाय में हस्तक्षेप न भी करता तो भी आप ठीक होते।
आपकी मदद के लिए धन्यवाद बड़ी बहन, और अलविदा। उसने उस पर आखिरी बार मुस्कुराया और वैसे ही चला गया। लड़की ने अवचेतन रूप से अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठा लिया। वह ऐसे ही जा रहा है। न केवल वह मुड़ा नहीं, बल्कि और तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब ज्यादा समय नहीं हुआ जब वे एक दूसरे की आभा को समझ नहीं पा रहे थे। एन ओवलबिन, आंटी, यह आदमी वास्तव में विशेष है। लड़की ने आखिरकार वह शब्द ढूंढने के बाद कहा जिसे वह ढूंढ रही थी। आपने हमेशा मुझे अपने आसपास के सभी लोगों से सावधान रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि आप निश्चित हैं कि वे सभी छुपे इरादे रखें। लेकिन वह आदमी, उसने मेरी मदद करने के लिए वह सब कुछ किया जो उसकी आत्मा को घायल कर गया था, और खतरा टल जाने के बाद भी वह बिना कुछ कहे चला गया था। गलत इरादे तो भूल जाए, उन्होंने मेरा नाम तक नहीं पूछा। मुझे पता था कि इस दुनिया में अभी भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। उसने चेहरे पर उज्जवल मुस्कान के साथ घोषणा की। इस घटना के बारे में वह बहुत सी बातें कह सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उनके लिए उनका कोई महत्व ही नहीं था। इसके बजाय उसने यूचे के बारे में बात करना चुना। दुनिया के 100 पहलू हैं और मानवता के हजारों चेहरे हैं। उसके दिल में एक अल्पकालिक आवाज गूंजी, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आप कभी कभार किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो पारंपरिक ज्ञान के अनुरूप नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए एक बैठक ही काफी नहीं है। मैं समझ गई, लड़की ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें चले जाना चाहिए। लड़की ने एक सेकंड के लिए सोचा, लेकिन आंटी, किलिंग गॉड ड्रीम जहाँ आखिरी किलिन विश्राम करती है वह खुलने वाला है, और यह हर 600 साल में केवल एक बार खुलता है। अगर हम चूक गए तो ये शर्म की बात होगी। क्षणभंगुर आवाज ने कहा, जो भी तुम्हें पसंद हो वह करो। यह उसका परीक्षण था, इसलिए यह उस पर निर्भर था कि वह अपना निर्णय स्वयं ले। अभी लड़की हर नई चीज को देखकर हर दिशा में खींची जा रही थी। उसकी जिज्ञासा को दबाना प्रतिकूल होगा। बेशक किसी को भी अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे, और उसने पहले ही लड़की को चेतावनी दी थी कि किलिंग गॉड दायरे के आसपास प्रतिबंध एबिसल सम्राट द्वारा निर्धारित किया गया था। इसका मतलब ये था कि अगर वह किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करना चुनती है तो वह उसकी मदद नहीं कर पाएगी। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक युनचे बहुत दूर नहीं था। उसने अंततः अपनी अभिव्यक्ति को सामान्य होने की अनुमति दी। लगभग तुरंत ही उसकी भौहें धीरे धीरे एक साथ सिकुड़ गईं और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मेंग उपनाम ने तुरंत उसे दिव्य रीजेंट की याद दिला दी, जिसका उपनाम मेंग था। द ड्रीमवीवर किंगडम ऑफ गॉड, द ड्रीमलेस डिवाइन रीजेंट मेंग कोंगचान। ड्रीमवीवर किंगडम ऑफ गॉड के गहन अभ्यासकर्ता आत्मा की खेती में विशेषज्ञ हैं। ची बुयाओ के ड्रीमवीवर किंगडम ऑफ गॉड के वर्णन ने उस पर काफी प्रभाव छोड़ा था। सभी सुरागों को मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि मेन जियानझो नाम का चांदी का आदमी ड्रीमलेस डिवाइन रीजेंट का बेटा था। ये जानने के बाद ये बिल्कुल सही समझ में आया कि उसकी रक्षा एक आधे ईश्वर द्वारा की जाएगी। ऐसे में वह लड़की जिसने अर्ध भगवान को अपने पैरों के बीच पूंछ दबाकर भागने से डरा दिया था। लड़की ने एक और नाम मेन जियानेक्सी बताया था। मेन जियानझो दिव्य रीजेंट का बेटा था, और फिर भी जब उसने अपने छोटे भाई का नाम सुना तो वह बेहद सतर्क लग रहा था। इसका मतलब ये था कि मेन जियानशी बिल्कुल ड्रीमवीवर दिव्य पुत्र के नाम जैसा ही था। लड़की ने बिना किसी चिंता के उसका नाम बताया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ जिक्र कर रही हो सा थी। उस स्थिति में वह अवश्य होगी। वह अचानक अपनी जगह पर रुक गया जब उसे याद आया कि चिबुयाओ ने उसे पहले बताया था। इसके बारे में बात करते हुए मैं मोबाइचेन की ढहती आत्मा से जो अधिकांश जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रहा, वह या तो उनकी कुछ गहरी यादें थीं या सामान्य ज्ञान था जो उनके अवचेतन में व्याप्त था। बाकी सब कुछ इतना धुंधला था कि मैं 4 महायाजकों की छाप भी नहीं पहचान पा रहा था, जिसे वह एक नजर में पहचानने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि स्वर्ग तोड़ने वाली दिव्य पुत्री की उनकी स्मृति विशेष रूप से गहरी थी। वास्तव में
यह मेरे लिए लगभग एक अलग रूपरेखा बनाने के लिए काफी गहरा था। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि वह और स्वर्ग तोड़ने वाली दिव्य बेटी थे? बिल्कुल नहीं। मोबाइचेन एक एबिसल नाइट हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह एक दिव्य बेटी के साथ बातचीत करने के योग्य हो सके। जब वह दूर से शुद्ध भूमि की यात्रा कर रही थी तो उसने उसकी एक झलक भर देखी। वह झलक ही उसकी आत्मा पर एक स्थायी स्मृति अंकित करने के लिए पर्याप्त थी। यूचे की आंखें सदमे और एहसास से चमक उठी। क्या वह हो सकती है स्वर्ग तोड़ने वाली दिव्य पुत्री, स्वर्ग तोड़ने वाली परमेश्वर के राज्य की? वह घूमा और दूर आकाश की ओर देखने लगा। यदि वह सही था, तो उसके जुए ने उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक फल दिया था। वह केवल यही आशा कर सकता था कि इस छोटे से बीज से एक सुंदर फूल निकलेगा। शाही महल के बाहर दो आदमी इतनी तेज गति से अंतरिक्ष को चीर रहे थे कि मेन जियांझो के चेहरे पर दर्द हो रहा था। उनकी गहन ऊर्जा वज्र की तरह गड़गड़ा रही थी। उन्होंने पूछा, क्या बात है? हाँ, चुप रहो, अब सवालों का समय नहीं है। बूढ़े आदमी का चेहरा असंभव रूप से गंभीर लग रहा था। दरअसल वह चाह रहा था कि उसके पास अभी आयामों को तोड़ने की शक्ति हो। अचानक उसके कानों की सारी आवाज गायब हो गई, यहाँ तक कि उसके सामने के दृश्यों का रंग भी तेजी से फीका पड़ गया, जब तक कि जो कुछ बचा था वह गहरा नीला हो गया। अचानक विचित्र परिवर्तन ने मेन जियांझो को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। हालांकि बूढ़ा आदमी था, उसका चेहरा भूत की तरह सफेद हो गया था। वह तेजी से धीमा होकर रुक गया, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे नीचे खींच रहा हो। दुनिया नीले सागर में लुप्त हो गई। वह सब स्वप्निल नीला और एक परी जैसा छायाचित्र रह गया था। बूढ़े ने मुंह खोला। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश एक भी बात उगल नहीं सका। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। मेन कोमचान के बेटे वास्तव में एक तरह के हैं। नीले सिलहुट की आवाज हड्डी तक बर्फीली थी। अगर वह अपने बेटे को ठीक से नहीं पढ़ा सका, तो मैं उसकी जगह ही पढ़ाऊंगा। एक नीली चमक के बाद मेन जियांझो का बायां हाथ उसके कंधे से अलग हो गया और वह चिल्लाया, देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1995 अछूत परी आह है। मेन जियांझो लंबी और जोर से चिल्लाया। यह ऐसी चीख थी कि उसकी थूक में खून घुल गया हो। एक हाथ खोने पर इतना दुख नहीं होना चाहिए था, खासकर जब से वह आधे चरण का दैवीय विलुप्ति क्षेत्र का गहन अभ्यासी था। हालांकि तलवार परी की तलवार कोई साधारण चीज नहीं थी। एक ही फ्लैश में असंख्य तलवार के इरादे निहित थे, और तलवार परी के लिए एक हाथ खोना उसके दिल को असंख्य बार छेदने जैसा था। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी गहन ऊर्जा का प्रयोग किया, लेकिन यह मेन जियांझो के घाव पर पट्टी बांधने के लिए नहीं था। यह उसकी आवाज को बंद करने और उसे घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर करने के लिए था। हम आपकी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, स्वॉर्ड फेरी। जियांझो को अपने नीच व्यवहार से आपको नाराज नहीं करना चाहिए था। जब बूढ़े व्यक्ति को आखिरकार बोलने की अनुमति दी गई, तो उसके मुंह से जो पहले शब्द निकले, वे धमकी नहीं, बल्कि मामूली बातें थीं। अब भी उसने क्रोध या अप्रसन्नता का संकेत दिखाने का साहस नहीं किया। मेन जियांझो की पुतलियां सदमे से फैल गईं। तलवार परी शीर्षक में बहुत अधिक महत्व था। जब वह बोली, वह 3 साल तक अपना हाथ दोबारा नहीं बनाएगा और वह तुरंत इस जगह से निकल जाएगा। लेकिन उसकी मांगे कठोर थी। बूढ़ा बहुत खुश लग रहा था। उसने जल्दी से मेन जियांझो के सिर को नीचे धकेल दिया और समर्पण में अपना सिर झुका लिया। दया दिखाने के लिए धन्यवाद तलवार परी। हम तुरंत चले जाएंगे। लेडी कैली हमें फिर कभी नहीं देख पाएंगी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब मेन जियांझो ने ये शब्द सुने, तो उसकी आंखें लगभग इतनी जोर से उभर आईं कि उसकी आंखों के सॉकेट से बाहर गिर गईं। क्या उसने सिर्फ ये कहा था कि जिस लड़की को उसने पहले देखा था, वह स्वर्ग तोड़ने वाले परमेश्वर के राज्य की पौराणिक दिव्य बेटी थी? पौराणिक देवी जो एक ही नजर से लाखों लोगों को दबा सकती थी।
हुआ कैली। तलवार परी से मिलना पहले से ही लगभग असंभव था, लेकिन लेडी कैली उससे भी बड़ी असंभव थी। ये सोचना कि वह इस नीच लोक में उन दोनों से क्रमिक रूप से मिलेंगे। मेंग जियानझो का दिल ऐसा लगा जैसे वह फट जाएगा। वह सचमुच नहीं जानता था कि कल्पना से परे वह भाग्यशाली था या बदकिस्मत। यदि आप बेहतर जानते हैं, तो मेंग कोनचन को अपने बेटों पर एक छोटा सा पट्टा रखने का आदेश देंगे। मेंग जिंगजे, वह पहली पत्नी का बेटा है। ड्रीमवीवर किंगडम ऑफ गॉड पहले से ही काफी शर्मनाक है। उसे अपना जो भी चेहरा बचा है उसे खोने की अनुमति न दें। उसकी आवाज दूर हो गई, मानो एक संकेत से। नीले रंग का समुद्र फीका पड़ गया और दुनिया एक बार फिर सामान्य हो गई। यह इतना अचानक था कि ऐसा लगा मानो पलक झपकते ही वे सपने में आ गए हों और बाहर आ गए हों। मेंग जियानझो को पता था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी कटी हुई भुजा और उसकी छेदी हुई आत्मा चिल्लाकर कह रही थी कि यह असली है। चल दर। मेंग जिंगजे ने एक बार फिर मेंग जियानझो का समर्थन किया और पूरी गति से उड़ान भरी। हालांकि नीला रंग पहले ही गायब हो चुका था, फिर भी उसने एक सेकंड भी देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह तलवार परी थी, दिव्य सीमा क्षेत्र का पूर्ण शिखर और सच्चे देवताओं के नीचे सबसे मजबूत गहन अभ्यासी थी। वह हुआ कहियन थी, और हुआ कैली उसका एकमात्र उल्टा पैमाना थी। किलिन पूजा एलायंस मुख्य हॉल के बाहर गठबंधन मास्टर जिमिन बोरोंग और एबिसल नाइट जिमिन बोयुन वर्तमान में हॉल मास्टर्स और हेल्म्स मास्टर्स के एक समूह के साथ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। वे किसी कारण से अविश्वसनीय रूप से सम्मानित और घबराए हुए लग रहे थे। उनके चेहरे भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त थे। ये लगभग ऐसा था मानो वे अपने कट्टर शत्रुओं का सामना कर रहे हों। 2 घंटे, 6 घंटे, 20 घंटे, थकान कोई ऐसा लक्षण नहीं था जो केवल मनुष्यों में ही पाया जाता हो। यहाँ तक कि सबसे मजबूत गहन अभ्यासकर्ता भी थक सकते हैं यदि वे बहुत लंबे समय तक फंसे रहें। अंत में बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु झाई किक्सी अब इसे धारण नहीं कर सके। भाई बोयुन, क्या आप जानते हैं कि यंग मास्टर मेंग क्या है? इंतजार। जिमिन बोयुन ने अपना प्रश्न एक शब्द के साथ समाप्त किया। जिमिन बोयुन मेंग जियानझो की बुराइयों से अच्छी तरह वाकिफ थे। यदि वह एक बेहतर इंसान होता, तो उसे किलिन एबिस क्षेत्र में लुभाना बहुत कठिन होता। लेकिन अपने भयानक व्यक्तित्व और व्यवहारिक रूप से बेकाबू वासना के बावजूद, वह ड्रीमलेस डिवाइन रीजेंट के बेहतर वंशजों में से एक था और उसकी पहली पत्नी का बेटा था। वास्तव में जो 2 बच्चे थे उनमें से एक। इसलिए उसके पास किलिन एबिस क्षेत्र को ईश्वर के राज्य का एक जागीरदार राज्य बनाने के लिए पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति का देर से आना बिल्कुल सामान्य बात थी। यदि वे समय पर पहुंचे होते तो यह अजीब होता। अगले 24 घंटे बीत गए और इस बार थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु वान मेनचू ने पूछा, क्या युवा मास्टर मेंग आ गए हैं? क्या वह रेतीले तूफान के कारण अपना रास्ता भूल गया? जिमिन बोयुन ने हाम्फ किया। एक दिव्य पुत्र को मात्र रेत के तूफान से नहीं रोका जा सकता। कुछ सेकंड बाद उन्होंने कहा, वास्तव में यंग मास्टर मेंग 2 दिन पहले आए थे। वह संभवतः क्षेत्र की खोज और उसके चारों ओर खेलने में व्यस्त है। वह जब दिखाना चाहेगा तब आएगा। समय आने से पहले उसे परेशान करना घोर अनादर होगा। इसने सभी को एकदम से चुप करा दिया। युवा मास्टर मेंग एक दिव्य रीजेंट का बेटा था। ये उनकी उपस्थिति से सम्मानित होना उनके लिए सम्मान की बात थी। चाहे उनका व्यवहार कितना भी कष्टप्रद क्यों न हो, उन्हें इसे चुपचाप और बिना किसी शिकायत के सहन करना चाहिए। ये सब इसके लायक होगा यदि यंग मास्टर मेंग ने उन्हें ईश्वर के राज्य का जागीरदार राज्य बना दिया। वे एक स्वामी के अधीन सेवा कर रहे होंगे और उनकी आज्ञा का उत्तर देने के लिए मजबूर होंगे, लेकिन यह अभी भी जहां वे अभी थे उससे कहीं बेहतर होगा। एक और दिन बीत गया और इस बार भी जिमिन बोयुन अब अपना आपा नहीं रोक सका। वे निश्चित रूप से जानते थे कि यंग मास्टर मेंग आ गया था, लेकिन उसने उन्हें पूरे 3 दिनों तक लटकाए रखा था। ये व्यवहार एक दिव्य पुत्र के लिए भी बहुत अधिक था।
जिमेन बोरिंग ने जिमेन बोयुन पर एक नजर डाली और धीमे स्वर में कहा, चलो उसे संदेश भेजें, बोयुन। इस बार जिमेन बोयुन ने अपना रुख बरकरार नहीं रखा। उन्होंने तुरंत अपना ध्वनि प्रसारण निकाला, अपना संदेश तैयार किया और इसे उनके सम्मानित अतिथि को भेज दिया। मेंग जियांझो ने बहुत तेजी से जवाब दिया और उसका जवाब गुस्से और घृणा से भरा था, भाड़ में जाओ। जिमेन बोयुन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। हर कोई तुरंत सदमे और हैरानी में जिमेन बोयुन की ओर मुड़ गया। क्या झाई केक्सी, वान वेई और ली कियानहोंग ब्लेंचिंग कर रहे थे। यहाँ तक कि सामान्य रूप से स्थिर रहने वाला जिमेन बोयुन भी ऐसा लग रहा था जैसे वह क्रोध से विस्फोट करने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जबरदस्ती उसे मरी हुई मक्खियों का ढेर खिला दिया हो। वह एक एबिसल नाइट था जो सीधे एबिसल सम्राट और उच्च पुजारियों के अधीन सेवा करता था। मेंग जियांझो एक दिव्य रीजेंट का बेटा हो सकता है, लेकिन उसे कम से कम कुछ सम्मान दिखाना चाहिए था, बजाय उसकी यह मजाल। वह धीरे से बोला, किसी एबिसल नाइट के लिए इतनी बुरी तरह अपना आपा खोना दुर्लभ था, लेकिन उसने ऐसा किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने ही किलिन वर्शिप एलायंस और 3 संप्रदायों से वादा किया था कि ड्रीमवीवर किंगडम ऑफ गॉड से एक सम्मानित अतिथि आएंगे और उन्हें जीवन में एक बार अवसर प्रदान करेंगे। ये वही था जिसने वास्तव में 3 संप्रदायों को किलिन उपासना गठबंधन के प्रति समर्पण करने के लिए राजी किया था। इस खोजाओ के साथ मेंग जियांझो ने किलिन एबिस क्षेत्र के एक जागीरदार राज्य बनने के सपने को नष्ट कर दिया था और उसे एक ही बार में सभी के सामने अपमानित किया था। जियामिन बोयुन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मेंग जियांझो को क्या झेलना पड़ा था। ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि दिव्य पुत्र अपने सभी दुर्भाग्य के लिए उस पर दोष मढ़ रहा था। उसने बस ये सोचा कि मेंग जियांझो जानबूझकर उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था और उसे अपमानित कर रहा था। जिमेन बोरोंग ने तीनों संप्रदायों का सामना करने से पहले एक गहरी सांस ली। वह उनके चेहरों से ठीक ठीक बता सकता था कि वे क्या सोच रहे थे, और यह अच्छा नहीं था। ऐसा लगता है जैसे यंग मास्टर मेंग के साथ रास्ते में कोई घटना हो गई। उन्होंने शांत रहने और संयमित रहने की पूरी कोशिश की। चूंकि किलिंग गॉड क्षेत्र जल्द ही खुल रहा है, मुझे लगता है कि हम ईश्वर के एक राज्य से दूसरे के लिए मित्रता करने के मामले को स्थगित कर सकते हैं। समय। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। झाई किक्सी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके स्वर और उसकी मुद्रा से यह स्पष्ट था कि वह अब अधीनतापूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा था। उस स्थिति में हम किलिन एबिस सम्मेलन की तैयारी के लिए अपने संप्रदाय में लौट आएंगे। अलविदा। वह पलटा और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत चला गया। वान वेई और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय के शिष्य बिना एक शब्द कहे सीधे बाएं चले गए। एलायंस मास्टर जिमेन, मैंने सुना है कि हेलियन साम्राज्य अभी भी इस साल के गॉड एबिस सम्मेलन में भाग लेने जा रहा है। हो सकता है कि उनके पास कुछ हो। फियरी सेंट संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ली कियानहोंग ने सलाह दी, उनसे मत हारो। आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। सेक्ट मास्टर झूठ, जिमेन बोरोंग ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया जो आंखों तक नहीं पहुंची। 3 संप्रदायों के पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद जिमेन बोरोंग के पीछे एक तेज धमाका हुआ। ठीक इसके बाद जिमेन बोयुन का क्रोधित गुर्राना हुआ। उसी समय किलिन एबिस दायरे से दसियों हजार किलोमीटर दूर। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इस बकवास जिमेन बोयुन में मुझे संदेश भेजने का साहस है। टकराना। साउंड ट्रांसमिशन जेड। मेंग जियांझो ने जो ध्वनि ट्रांसमिशन पकड़ रखा था, उसे कुचलकर पाउडर बना दिया गया। उसकी छाती फूल रही थी और उसका चेहरा कुरूप भाव से विकृत हो गया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह 72 घंटों से तलवार परी की आत्मा घातक तलवार के इरादे से प्रताड़ित हो चुका था। वास्तव में उनका निजी यातना ग्रह सचमुच कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ था जब उन्हें जिमेन बोयुन का ध्वनि प्रसारण प्राप्त हुआ था। उस पल उसे इतना घृणित महसूस हुआ कि वह एबिसल नाइट को मार सकता था और उसकी राख को वहीं बिखेर सकता था। यदि यह उसके लिए नहीं होता तो वह किलिन एबिस क्षेत्र में नहीं जाता। यदि वह नहीं होता तो उसे प्रताड़ित और शर्मिंदा नहीं किया जाता।
यदि मेंग जिंगजे ने उसे चेतावनी नहीं दी होती कि वह फिर कभी किलिन एबिस क्षेत्र के पास न जाए, तो वह वहां गया होता और उन गंदगी करने वालों का वध कर दिया होता, जो खुद को किलिन वर्शिप एलायंस कहते थे। एबिसल नाइट को भाड़ में जाओ। अब जब मेंग जियांझो अंततः सामान्य रूप से बोल और कार्य कर सका, तो उसने कुचले हुए साउंड ट्रांसमिशन सेट को दूर फेंक दिया और आदेश दिया, अब मेरे बाएं हाथ को ठीक करो, दादाजी छे। मैं नहीं करूंगा। मेंग जिंगजे ने उसे अस्वीकार करने में भी संकोच नहीं किया। तलवार परी ने आपको 3 साल तक इसी तरह रहने का आदेश दिया है, और आप ऐसा ही करेंगे। मेंग जियांझो ने दांत पीसते हुए कहा, मैं ड्रीमलेस डिवाइन रीजेंट का बेटा हूँ। अरे, तलवार परी सच्चे देवताओं के बाद नंबर 1 गहन अभ्यासी हो सकती है, लेकिन अंततः वह सच्ची भगवान नहीं है। पापा के रहते हुए हमें किस बात का डर है? नादान, मेंग जिंझे ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे पिता भी स्वयं ऐसी बात कहने का साहस नहीं करेंगे। मेंग जियांझो ने स्तब्ध चुप्पी में उसे देखा। जो कुछ उसने अभी सुना था उस पर उसे विश्वास या समझ नहीं आ रहा था। मेंग जिंगजे ने कहा, आप अभी भी युवा हैं, इसलिए मैं आपको अपने इतिहास के बारे में न जानने के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा। हालांकि यह एक ऐसा सबक है जिसे आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। अब जब आप लेडी कैली से मिल चुके हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उससे जितना संभव हो उतना दूर रहें। हुआ कैली को भड़काना तलवार परी को भी भड़काना है, और यह मत भूलो कि उसका मंगेतर कौन है। लेडी कैली का मंगेतर निस्संदेह ईश्वर के असीम साम्राज्य का दिव्य पुत्र और उन सभी में सबसे मजबूत दिव्य संतान था। डियान जियोजी, एबिसल सम्राट ने स्वयं उनके विवाह की अनुमति दी थी। संपूर्ण रसातल में ऐसी कोई आत्मा नहीं थी जिसने इसके बारे में नहीं सुना हो। मेंग जियांझो का दिल दर्द से कांप उठा जब उसे यह एहसास हुआ कि वह कितनी बाल बचकर मौत से बच गया था। ज़मीन बोई उनके प्रति उनका गुस्सा और नफरत कुछ और बढ़ गई। काफी समय बाद आखिरकार वह इतना शांत हो गया कि उसने पूछा, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। आप कह रहे हैं कि मेरे पिता भी तलवार परी से सावधान रहते हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हॉट पेंटर डिवाइन रीजेंट की छोटी बहन है? हुआ फुचेन, स्वर्ग तोड़ने वाले परमेश्वर के साम्राज्य के दिव्य शासक, को हॉट पेंटर की उपाधि दी गई थी। नहीं, मेंग जिंगजे ने झिझकते हुए, लेकिन अंततः सच बताने का फैसला किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पिता उस समय बुरी तरह हार गए थे जब वह एक दिव्य पुत्र थे। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मेंग जियांझो इतना कहने से दंग रह गए। उसके पिता एक भगवान की तरह थे। नहीं, वह एक सच्चे भगवान थे, लेकिन किसी तरह वह तलवार परी से हार गए थे। ये सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं हैं। मेंग जिंगजे अतीत को याद करते हुए बहुत दुखी दिखे। उस प्योर लैंड मीट में उपस्थित कोई भी एक भी दिव्य पुत्र या पुत्री उसकी तलवार का मुकाबला नहीं कर सका। और यदि आप ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उस पीढ़ी के दिव्य पुत्र और पुत्रियां विशेष रूप से कमजोर थे, तो फिर से सोचें। प्रतिभागियों में ध्यान रहो असीम दिव्य रीजेंट शेनवु यानी लाइटलेस दिव्य रीजेंट, गुशेनिक सिंह स्वर्ग का सितारा दिव्य रीजेंट, गुशेन्यू क्रिसेंट मून दिव्य रीजेंट, मेंग कोंगचान स्वप्नहीन दिव्य रीजेंट थे, और पैन युशेंग प्रार्थना शाश्वत दिव्य रीजेंट 1। क्या? मेंग जियांझो की आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं, और वह हकलाने लगा जैसे उसकी जीभ गांठ में बंधी हो। मेंग जिंगजे ने आगे कहा, उनकी हार का रिकॉर्ड मिटा दिया गया क्योंकि वे सभी अब दिव्य रीजेंट हैं। इसीलिए आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। NOVE-1BIN। मेंग जियांझो कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं कह सका और मेंग जिंगजे ने अतीत को एक बार फिर याद करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अतीत जो दफन कर दिया गया था क्योंकि वह कितना आश्चर्यजनक था। असीम ड्रीमवीवर, उल्लू तितली। उस समय उनके 3 दिव्य पुत्रों की हुआ क्विंगयिंग से प्रेमालाप की कोशिश की कहानी आसानी से उस युग की सबसे बड़ी गपशप थी। दुर्भाग्य से हुआ क्विंगयिंग ने जिस तलवार को विकसित करने के लिए चुना था, वह हार्टलेस तलवार थी, इसलिए उसने हमेशा के लिए अपनी नश्वर इच्छाओं से अपना नाता तोड़ लिया था।
स्वाभाविक रूप से उसे उनके प्रेमालाप की कोई परवाह नहीं थी। आज तीनों दिव्य पुत्र अपने अपने ईश्वर के साम्राज्य के दिव्य प्रतिनिधि बन गए थे, लेकिन वे उस नीले रंग को कभी नहीं भूलेंगे जिसने उनकी आत्मा पर एक स्थायी छाप छोड़ी थी। उन्होंने उसे तलवार परी कहा, इसलिए नहीं कि तलवार पर उसकी महारत को कोई चुनौती नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह एक अछूत परी जैसा सपना थी। शायद असली कारण दयान राहु ने अपने दिव्य पुत्र और स्वर्ग तोड़ने वाली दिव्य पुत्री की शादी के लिए जोरदार दबाव डाला था, क्योंकि वह परोक्ष रूप से अपनी इच्छा पूरी करने की उम्मीद कर रहा था। जब वह असीम दिव्य पुत्र था, तो वह स्वर्ग तोड़ने वाली दिव्य बेटी का दिल जीतने में असफल हो सकता था, लेकिन कम से कम उसका बेटा उसकी इच्छा पूरी करने में सक्षम होगा। अगर वह इतनी शक्तिशाली है, तो हुआ फुचेन हेवन ब्रेकर किंगडम ऑफ गॉड का नेतृत्व क्यों कर रही है, उसका नहीं? मेंग जियांझोउ ने पूछा। वह इस व्यवस्था को समझ ही नहीं सका। मेंग जिंगजे ने समझाया, उस समय भगवान के हेवन ब्रेक किंगडम को स्वर्ग द्वारा 2 सितारे दिए गए थे। हुआ फुचेन 80% दिव्य सार को मूर्त रूप देने में सक्षम था, और हुआ क्विंगेंग 90% को। उनमें से केवल एक को गॉड बियरर बनने के लिए चुनने के बजाय पिछले हेवन ब्रेकर डिवाइन रीजेंट ने उन दोनों को गॉड बियरर बनाने का फैसला किया, और इसलिए एक ही युग में स्वर्ग तोड़ने वाले दिव्य पुत्र और स्वर्ग तोड़ने वाली दिव्य पुत्री का अस्तित्व था। हुआ फुचेन आपके पारंपरिक महत्वाकांक्षी दिव्य पुत्र जैसा कुछ भी नहीं था। वह अपनी इच्छानुसार कार्य करता है और किसी रीति रिवाज का पालन नहीं करता। वह प्रतिबंधित होने से नफरत करता है, और दिव्य रीजेंट की स्थिति व्यावहारिक रूप से स्वतंत्रता की हानि का प्रतीक है। इस तथ्य को जोड़ें कि उनकी खेती और उनकी तलवार का तरीका पूरी तरह से हुआ क्विंगेंग पर हावी हो गया था, और आपकी तरह हर किसी ने सोचा था कि हुआ क्विंगेंग को अगला स्वर्ग तोड़ने वाला दिव्य रीजेंट होना चाहिए। ऐसा तब तक था जब तक हुआ फुचेन की बेटी हुआ कैली नहीं हुई। यह उसके लिए था कि हुआ क्विंगेंग ने अपनी दिव्य विरासत और अपना पद हुआ फुचेन को छोड़ दिया। इस तरह हॉट पेंटर डिवाइन रीजेंट और स्वॉर्ड फेरी का जन्म हुआ। लेकिन क्यों? उनके स्पष्टीकरण ने मेंग जियांझोउ को और भी अधिक भ्रमित कर दिया। मेंग जिंगजे ने उसकी ओर देखा, लेकिन आगे कुछ नहीं बताया। मैं भी कारण के बारे में निश्चित नहीं हूँ, इसलिए मुझसे इसके बारे में न पूछें। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि आपके पिता भी तलवार परी को कम नहीं आंकने की हिम्मत करते हैं। वास्तव में उसे संदेह था कि मेंग कोंगचान उसकी उपस्थिति के सामने बिना हकलाए पूरा वाक्य भी कह सकती है। वह एक सच्चा ईश्वर हो सकता है, लेकिन वह ईश्वर होने से पहले एक मनुष्य था, और एक आदमी के लिए जो प्यार उसे कभी नहीं मिल सका, वह आम तौर पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। रुको, कुछ ठीक नहीं है। मेंग जियांझोउ ने तुरंत एक विसंगति देखी। हॉट पेंटर डिवाइन रीजेंट कम से कम 10,000 साल पुराना है। अगर हुआ कैली उनकी बेटी थी तो उसकी उम्र भी इतनी ही होनी चाहिए। लेकिन हुआ कैली, कोई भी बता सकता है कि वह एक ऐसी लड़की है जो अभी तक भावनात्मक परिपक्वता तक नहीं पहुंची है, और उसका शीर्षक केवल सामने आया है। मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। मेंग जिंगजे ने उसे रोका और चेतावनी दी। मैं केवल इतना जानता हूँ कि यह एक ऐसे रहस्य से संबंधित है जिसे एबिसल सम्राट स्वयं रखना चाहता है। मुझे छोड़ो, तुम्हारे पिता को भी शायद पूरी सच्चाई नहीं मालूम होगी। मेंग जियांझोउ इतना मूर्ख नहीं था कि वह एबिसल मोनाक के रहस्यों को जान लेता। जैसे ही मेंग जिंगजे ने अनुरोध किया, उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। यदि इस दुनिया में कोई एक व्यक्ति है जो बिना दैवीय विरासत के सच्चे ईश्वर में विकसित हो सकता है, तो वह केवल हुआ क्विंगेंग ही हो सकता है। यही उच्चता शुद्ध भूमि का पुजारी उस दिन बुदबुदाया था। ये कुछ ऐसा था जिसे मेंग जिंगजे और बाकी सभी लोग जो उस उद्धरण के लिए उपस्थित थे, कभी नहीं भूले थे। यही कारण है कि वह इतना भयभीत हो गया था जब उसे पता चला कि जिस लड़की मेंग जियांझोउ को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी वह लेडी कैली थी। आपने एक हाथ खो दिया होगा, लेकिन आपका परीक्षण जारी रहना चाहिए, मेंग जिंगजे ने गंभीरता से कहा। इसके अलावा, यदि आप अब वापस जाते हैं तो आपके पिता क्रोधित और निराश होंगे,
और उन्हें एहसास होगा कि आपने अपना हाथ कैसे खो दिया है। निराश शब्द ने मेंग जियांझोउ की आत्मा को तलवार परी की तलवार के इरादे की तरह छेद दिया। जैसे मैं उससे डरता हूँ, मेरे लिए उसके मन में एकमात्र भावना निराशा है। मेंग जिंगजे ने सलाह दी, फिर कड़ी मेहनत करें और दिव्य विलुप्ति क्षेत्र तक पहुँचें। तब आपके पिता निश्चित रूप से आपके बारे में बेहतर सोचेंगे। जब वह इस घटना के बारे में सुनेंगे तो उन्हें भी गुस्सा कम आएगा। इसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन मेंग जियांझोउ ने धीमी हंसी छोड़ी। मैं उनका बेटा हो सकता हूँ, लेकिन मेंग जियांशी उनकी दुनिया है। यहाँ तक कि अगर मैं आधा भगवान भी बन जाऊं, तो भी वह मुझ पर सबसे ज्यादा एहसान करेगा। वह है एक अतिरिक्त नजर। मेंग जिंगजे ने उदासीनता से कहा, भाग्य ऐसा ही है। आप कभी भी जियानिक्सी से आगे नहीं निकल पाएंगे। टकराना। मेंग जियांझोउ ने फर्श पर मुक्का मारा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? आखिरकार मेंग जियानयुआन को मारने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा, और जब मैंने सोचा कि मैं अंततः उसकी आंखों में प्रवेश करूंगा, तो हम भाइयों में से सबसे मूर्ख मेंग जियानिक्सी ने किसी तरह उसे जगाया। मम। एक बूढ़ा सूखा हुआ हाथ अचानक मेंग जियांझोउ के मुंह पर दब गया और उसके उग्र विरोध को शांत कर दिया। मेंग जिंगजे ने घबराहट से इधर उधर देखा और मेंग जियांझोउ पर चिल्लाने से पहले एक अलगाव अवरोध बिछा दिया। क्या तुम पागल हो? आपको कभी भी वह नाम या वह घटना सामने नहीं लानी चाहिए। एक शब्द भी नहीं। अगर हम बेनकाब हो गए, तो हम सब मर जाएंगे। यहाँ तक कि उसकी पहली पत्नी के बेटे के रूप में आपकी हैसियत भी आपको नहीं बचाएगी, समझे? मेंग जियांझोउ को तब पसीना आ गया जब उसे अंततः एहसास हुआ कि उसने लगभग क्या कर लिया है। उसने झट से तोते की तरह सिर हिलाया। लेखक का नोट, मेंग जियानयुआन को याद रखें, वह बहुत महत्वपूर्ण है। 1. उल्लू तितली भगवान का साम्राज्य। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।